नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पीआईबी न्यूज़ ऑफ जुलाई मंथ एक ही वीडियो में आपका डन हो जाएगा। किस तरीके से ये वीडियो को देखना है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हर एक न्यूज़ को कवर किया है, कोई न्यूज़ को नहीं छोड़ा है। तो अगर कोई न्यूज़ को नहीं छोड़ा है तो लेंथ इतना कम कैसे हो गया है? ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ स्मार्ट समरी का कंपाइलेशन रखा है। मतलब जो भी मैं फुल सेशन लेता हूँ पीआईबी का, वहाँ पर मैं स्मार्ट समरी कराता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। उस स्मार्ट समरी के अंदर मैं हर एक न्यूज़ को बहुत फास्टली करके समराइज कर देता हूँ, और वही चीज समराइज करता हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और याद करने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वही मिलेगा जो कि याद करना है और रिवाइज करना है। यहाँ पर मैंने समझाने का काम नहीं किया है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है जिसको आपको याद करना है, रिविजन करना है। क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बन सकता है, इसके अलावा और कहीं से नहीं बन सकता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मतलब कि आपने पीआईबी का जुलाई सेशन देखा ही नहीं है। पीआईबी का जुलाई सेशन जो है वो करीब करीब 5 घंटा का होगा, आपने नहीं देखा है फॉर एग्जाम्पल, पहली बार ही आप आए हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप ये मेरा वीडियो देख लो, जो वन शॉट वाला वीडियो ये देख लो, साथ में पीडीएफ रीड कर लेना। पीडीएफ में जो टेक्स्ट है उसको रीड कर लेना। एक्चुअली में मैं क्या कराता हूँ, जब भी मैं आपको पूरा पीआईबी सेशन लेता हूँ तो वहां पर मैं आपको नोट्स देता हूँ। इस नोट्स की चीजों को हम लोग समझते हैं और इसको ही हम लोग याद करने के माध्यम से पढ़ते हैं। मतलब याद करने के लिए इतना ही जरूरी होता है। इसके बाद मैं आपको टेक्स्ट भी रीड कराता हूँ, क्योंकि याद तो आप रख लोगे, ये चीज याद तो आप रख लोगे, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या मेरा नोट्स के साथ क्वेश्चन लिखा रहेगा, सेंटेंस में क्वेश्चन लिखा रहेगा ना, वर्ड्स में क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो आपको वर्ड्स पढ़ने में आसानी हो, सेंटेंस को रीड करने में आसानी हो, इसीलिए मैं चीजों को रीड भी कराता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नोट्स के माध्यम से चीजों को आपको आसान कर दूंगा, याद करा भी दूंगा। लेकिन ये जो है ना, ये टेक्स्ट टेक्स्ट मैं यहाँ पर रीड नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास कम समय है। टेक्स्ट जो है वो आपको रीड करना पड़ेगा। टेक्स्ट आप रीड कर लेना, मेरे पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आप रीड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, ठीक है, सबसे पहले आप वन शॉट वीडियो देख लोगे। और अगर आपने पीडीएफ रीड किया है पहले, या फिर पहले मेरा पूरा वीडियो वाला देखा था जहाँ पर मैंने रीड कराया था, तो ठीक है, फिर वन शॉट वीडियो देख लेना। लेकिन अगर आपने पीडीएफ रीड नहीं किया तो पीडीएफ रीड कर लेना, और उसके बाद फिर आप टेस्ट दे देना। टेस्ट आपको मिल जाएगा मेरे कोर्स के अंदर, जीए कोर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप टेस्ट दे देना, ठीक है। टेस्ट दे दिया आपने, वन शॉट वीडियो देख लिया, आपका डन हो गया, ठीक है। आपका जुलाई मंथ का पीआईबी डन हो गया। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारा संकलन बैच चलता है, संकलन बैच आप फॉलो करते रहो, और इसके अंदर आपको पीआईबी नोट्स मिल जाएगा, उसके बाद फिर जीए मिसलेनियस मिल जाएगा, उसके बाद फिर एफएक्यूज मिल जाएगा, बहुत सारा अभी आने वाला है, रिपोर्ट्स आने वाला है। जो भी आरबीआई ग्रेड बी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, वो हम लोग संकलन बैच के अंदर कवर करने हैं। ये हमारा करंट अफेयर्स का बैच है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स के अंदर जाके इनरोलमेंट ले सकते हैं। डिस्काउंट अगर चाहिए तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप मैसेज करना। हमारा ऐप का नाम है आर्यंस ग्रेड बी, ठीक है, वो आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर मिल जाएगा। अगर आप आईफोन में यूज़ करना चाहते हैं, आईपैड में यूज़ करना चाहते हैं, वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टीम को कॉन्टैक्ट करना, वो आपको गाइड कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है। स्मार्ट कोर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है हर चीज़ का, फेज वन प्लस फेज टू। और करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स का बैच है, एक पीडीएफ कोर्स जिसमें खाली पीडीएफ मिलता है, ठीक है। तो आपको जो सहूलियत हो उस हिसाब से आप कोर्स ले लेना, ठीक है। चलो चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन समराइज करने से पहले एक लाइक आप मुझे जरूर दे देना, क्योंकि हर एक न्यूज़ को बनाने में मुझे एटलीस्ट 45 मिनट लगता है। तो अगर आप एक लाइक दे दोगे तो मेरा जो भी मेहनत है वो सफल हो जाएगा। चलो बिना किसी देरी के समराइज करते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक न्यूज़ को। सबसे पहले हम लोग देखें कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। ये जो रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम है, ये भारत सरकार के द्वारा रिसर्च के लिए स्कीम लाया गया है, ठीक है। और रिसर्च भी किस चीज पे, सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे। हम लोग जानते हैं कि रिसर्च पे काफी पैसा लगता है, और हमारा देश जो है रिसर्च के मामले में काफी पीछे रह गया है। क्योंकि अगर आप एआई का बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन का बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग का बात करें, तो इंडिया थोड़ा लैग कर रहा है, ठीक है। रसिया, चाइना, यूएसए, ये लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को रिसर्च करना पड़ेगा। तो हम लोग को रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार कह रहा है कि एक स्कीम बनाए हैं, उस स्कीम के अंदर हम लोग पैसा खर्चा करेंगे। कितना पैसा? 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, ताकि जो हमारे देश का इनोवेटर है, रिसर्चर है, वो रिसर्च कर पाए और इनोवेट कर पाए। तो हम लोग ये जो पैसा खर्चा करने वाले हैं, 1 लाख करोड़ का पैसा, ये हम लोग किस सेक्टर में खर्चा करेंगे? सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर में खर्चा करेंगे। सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा सेक्टर जो कि बूम करने वाला है,
ऐसा सेक्टर जो कि बढ़ने वाला है और पूरे इंडिया को एक बड़ा पोजीशन देने वाला है। तो उस तरीके के सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं, ताकि उस सेक्टर में ही, सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ही इनोवेटर्स और रिसर्चर्स नया नया इनोवेशन करके दिखाएं। ठीक है, तो सनराइज एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कौन कौन सेक्टर आते हैं? एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्पीड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ये जो 1 लाख रुपया हम लोग खर्चा कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, इसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहते हैं। जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको खरीद के लाना चाहते हैं ताकि इनोवेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। हाई एंड प्रोजेक्ट जो भी है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं और डीप टेक के लिए फंडिंग देना चाहते हैं। ठीक है, फंडिंग किस तरीके से चलने वाला है? एएनआरएफ यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर हम लोग एक स्पेशल पर्पस फंड बनाए हैं जिसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपया रखा हुआ है। ये जो स्पेशल पर्पस फंड है ये बैंक को पैसा देगा, एनबीएफसी को पैसा देगा, वेंचर कैपिटलिस्ट आर्म्स को पैसा देगा और टेक फंडिंग एजेंसीज को पैसा देगा, जो कि आगे लोन्स के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से या फिर सपोर्ट के माध्यम से इनोवेटर और रिसर्चर को पैसा देंगे। तो बैंक और एनबीएफसी जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन्स देगा। ठीक है, जो वीसी आर्म्स है ये इक्विटी खरीदेगा और टेक फंडिंग एजेंसी जो है वो सपोर्ट देगा इनोवेटर्स को और रिसर्चर्स को, ताकि ये इनोवेटर्स और रिसर्चर जो है वो इनोवेट कर पाए। ये जो स्कीम है इसका नोडल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। डायरेक्शन किसके द्वारा मिलेगा? गवर्निंग बोर्ड ऑफ एएनआरएफ। अप्रूवल दिया गया है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ एएनआरएफ और ओवरसाइट कौन देखेगा? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज लेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला न्यूज क्या देखें कि नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 अप्रूव हो गया है कैबिनेट के द्वारा। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारा पॉलिसी था ना 2001 में आया था, तो ये जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 है ये रिप्लेस कर रहा है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को। ये जो नया पॉलिसी है इसका 5 पिलर है, हर एक पिलर का नाम आपको याद रखना चाहिए। पहला पिलर है एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज में हम लोग स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करके एक्सीलेंस कर दें। दूसरा पिलर है स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स का यूज करके इकोनॉमी को डेवलप करा दें। तीसरा पिलर है स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स का यूज करके सोसाइटी को डेवलप कराएं, सोशल डेवलपमेंट कर दें। इसके बाद फोर्थ पिलर है स्पोर्ट्स एज अ पीपल मूवमेंट, स्पोर्ट्स से लोगों को जोड़े, पीपल को मूवमेंट कराए। ठीक है, और लास्ट में एजुकेशन में भी इंटीग्रेट करे स्पोर्ट्स को। तो ये 5 पिलर है, एक एक करके पिलर को अगर समझेंगे तो पहला पिलर क्या कहता है? एक्सीलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल स्टेज में स्पोर्ट्स में हम लोग एक्सीलेंस कर ले। कैसे करेंगे? सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन टैलेंटेड है, किसको ट्रेनिंग देना चाहिए जिससे कि वो आगे जाकर के इंडिया का नाम रोशन करेगा। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे। साथ में हमारे देश में ही बहुत सारा प्रोफेशनल लीग्स चालू करेंगे। रूरल और अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि जो टैलेंटेड बच्चा है उसको फैसिलिटी मिले और वो आगे बढ़ पाए। साथ में वर्ल्ड क्लास कोचिंग सिस्टम भी बिल्ड करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ग्लोबल स्टेज में धीरे धीरे हमारा टैलेंटेड स्किल जो है प्रोफेशनल जाएगा, बच्चा जाएगा, है ना। इसके बाद ये तो हो गया पहला पिलर। दूसरा पिलर था स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स को यूज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। कैसे करेंगे? जब हम लोग स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ाएंगे, तो जैसे कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, आईपीएल हम लोग करा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स को यूज करके हम लोग एक टूरिज्म बढ़ा रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं स्पोर्ट्स देखने के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे भी हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है। अभी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया का इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला था। पाकिस्तान में अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुआ तो उसका भी इकोनॉमी बूस्ट किया। तो टूरिज्म को इस्तेमाल करके, स्पोर्ट्स टूरिज्म को इस्तेमाल करके हम लोग चाहते हैं कि इकोनॉमी को डेवलप कराएं। इसके बाद तीसरा पिलर है स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब देखो हम लोग स्पोर्ट्स में भी ऐसा स्पेशल प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं जिसके तहत वुमेन्स, ट्राइबल्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एससी एसटी, इन लोग को ला करके इन लोग को डेवलपमेंट करा सकते हैं, इन लोग को एम्पावरमेंट कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा पिलर। चौथा पिलर है स्पोर्ट्स एज पीपल मूवमेंट। आप देखे होंगे कि कभी कभी सिर्फ विराट कोहली के लिए कितना लोग आ जाता है बेंगलुरु का स्टेडियम में। तो इसका मतलब क्या है कि स्पोर्ट्स से लोग आपस में जुड़ते हैं, पीपल का मूवमेंट चालू होता है, कैंपेन रन होता है, इवेंट रन होता है ना। तो स्पोर्ट्स को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं एज ए पीपल मूवमेंट। इसके बाद फिर एजुकेशन के अंदर हम लोग स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। स्पोर्ट्स को हम लोग स्कूल करिकुलम में डालना चाहते हैं और टीचर को और कोचेस को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि फिटनेस का भी जो एक रोल है वो उजागर हो सके, है ना। तो ये हम लोग देखें नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 के अंदर। इसके बाद हम लोग देखें कि एनएसओ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है
इस रिपोर्ट में डेटा लिया गया है फ्रॉम हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे 2 सालों का, और 2 सालों में हाउस होल्ड कितना कंज्यूम करता है उस सर्वे के हिसाब से हम लोग ये देख रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं कि इंडिया कितना न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन में 3 चीज हम लोग देखते हैं, कैलोरीज, प्रोटीन और फैट। प्रोटीन और फैट जो है वो ग्राम्स में हम लोग नापते हैं, और कैलोरीज जो है वो कैलोरीज में ही नापते हैं। 2022-23 और 2023-24 ये 2 सालों में रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में कितना कैलोरीज लोग लेता है वो दिया हुआ है यहाँ पर, कितना प्रोटीन लोग लेता है वो दिया हुआ है यहाँ पर, और कितना फैट लेता है लोग वो दिया हुआ है यहाँ पर। ट्रेंड से ये मालूम चला है कि कैलोरीज अर्बन एरियाज के लोग ज़्यादा लेते हैं रूरल एरियाज के लोग से, ठीक है। और ओवर द ईयर्स ये मालूम चला है कि रूरल इंटेक जो है वो कम हो रहा है कैलोरीज के देखा जाए तो, और अर्बन इंटेक बढ़ रहा है, यानी अर्बन लोग ज़्यादा खाना खा पा रहे हैं, रूरल अब कम खाना खा रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। ये ट्रेंड है कैलोरीज को लेकर के। प्रोटीन का बात करें तो प्रोटीन जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। अर्बन एरिया में भी प्रोटीन का इंटेक बढ़ रहा है, रूरल एरिया में भी प्रोटीन का इंटेक बढ़ रहा है। फैट्स का बात करें तो अर्बन एरिया के लोग ज़्यादा फैट ले रहे हैं देन रूरल एरिया, क्योंकि अर्बन एरियाज के लोग अभी स्ट्रीट फूड ज़्यादा खाते हैं, है ना, तो फैट्स उन लोग के पास ज़्यादा आता है। अर्बन एरियाज के लोग जो है 70 ग्राम फैट्स लेते हैं और रूरल एरियाज में 60 ग्राम फैट लेते हैं, तो फैट्स भी धीरे धीरे करके कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया गया, तो इसके अंदर हम लोग अवार्ड देते हैं डीसीज को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि अच्छा काम कर रहा होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी होगा उसको हम लोग अवार्ड देंगे, ताकि वो मोटिवेट हो सके और एफिशिएंसी के साथ और इनोवेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे, ठीक है। तो पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मोटिवेट सिविल सर्वेंट्स स्पेशली डीसीज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू वर्क विद एफिशिएंसी इनोवेशन एक्सेट्रा, ठीक है। 3 कैटेगरी में हम लोग देते हैं। एक पहला कैटेगरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अंडर 11 प्रायोरिटी सेक्टर। 11 प्रायोरिटी सेक्टर को हिसाब से को जो डिस्ट्रिक्ट का होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है उस तरीके का 5 डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, और वो 5 डिस्ट्रिक्ट को चुन करके उनका जो डीसी है उनको अवार्ड दिया जाएगा, 5 ही अवार्ड दिया जाएगा, है ना। इसके बाद दूसरा कैटेगरी है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। जो भी ऐसा ब्लॉक है जिसका लो डेवलपमेंट था और वो अच्छे से एडमिनिस्टर हो पा रहा है, तो वहाँ का जो डीसी होगा उसको भी हम लोग अवार्ड देंगे। तो इस तरीके का 5 अवार्ड दिया जाएगा। इसके बाद इनोवेशन बाय मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, इस हिसाब से भी 6 अवार्ड दिया जाएगा। विनर्स को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो कि शॉर्टलिस्ट करता है कि किसको अवार्ड देना सही रहेगा। फिर एक दूसरा कमेटी आता है जो कि इवेल्युएट करता है कि इसको अवार्ड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसका काम को इवेल्युएट करता है, और काम को जब इवेल्युएट कर लेता है तो ये अपना फाइनल लिस्ट जो है वो पीएम को देता है, प्राइम मिनिस्टर को। अब प्राइम मिनिस्टर फाइनल अप्रूवल देते हैं और फिर उनको अवार्ड मिलता है। अवार्ड के अंदर क्या क्या मिलता है, ट्रॉफी मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है और 20 लाख रुपया मिलता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं अगला, कैबिनेट ने अप्रूव किया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, और अगला 2 साल में यानी अगस्त 2025 से लेकर के जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नया जॉब को क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग 99,446 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। किस तरीके से हम लोग न्यू जॉब 3.5 करोड़ बना सकेंगे, कैसे बना सकेंगे, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। नया एम्प्लॉयज जो है, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज है उसको लालच दे रहे हैं, और एम्प्लॉयर्स को भी लालच दे रहे हैं। एम्प्लॉय को लालच दे रहे हैं कि जाओ तुम एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाओ, और एम्प्लॉयर को हम लोग लालच दे रहे हैं कि तुम नया नया लोगों को हायर करो। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो पार्ट ए जिसमें हम लोग लालच दे रहे हैं फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो सरकार कहता है जो कि पहली बार एम्प्लॉय बनने वाला है उसको 1 मंथ का सैलरी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, फ्री के अंदर, फ्री में दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 15,000 रुपये दिया जाएगा। यानी जो भी एम्प्लॉय पहली बार कहीं पर ज्वाइन कर रहा है तो उसको 1 महीना का सैलरी मिलेगा, लेकिन अप टू 15,000, ठीक है। और सैलरी जो है उसका 1 लाख से कम होना चाहिए। यानी कि जो भी ऐसा व्यक्ति जो पहली बार काम करने वाला है और उसका सैलरी जो है 1 लाख से कम है, तो उसका जो फर्स्ट मंथ का सैलरी है उतना सैलरी, उतना अमाउंट सरकार उसको फ्री में देगा 1 साल के अंदर। पहला 6 मंथ में उसको आधा अमाउंट दे देगा, और बाकी का 6 मंथ में उसको पूरा अमाउंट दे देगा, जब वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 15,000 रुपये ही दे सकता है उसको, ठीक है। यानी हो सकता है कि एम्प्लॉय का सैलरी 20,000 हो, ठीक है, तो उसको 1 मंथ का सैलरी मिलना चाहिए 20,000, लेकिन 20,000 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 15,000 ही मिलेगा। तो जो भी ऐसा वर्कर है जिसका 10,000 सैलरी है, तो सरकार भी 10,000 रुपये उसको देगा, लेकिन एक साथ नहीं देगा,
पूरा साल भर में 2 इंस्टॉलमेंट में देगा, आधा आधा करके, 6 मंथ में आधा और बाकी 6 मंथ में आधा। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी, जब लालच दे रहे हैं हम लोग एम्प्लॉयर को कहते हैं कि देखो तुम एक्स्ट्रा एम्प्लॉय को अगर हायर करेगा, तुमको जो है ना कुछ रुपया एक्स्ट्रा सरकार देगी। ठीक है, तो अगर मान लो कि एक ऐसा एम्प्लॉयर है जिसके पास 50 से ज्यादा वर्कर है, ठीक है, 50 से ज्यादा वर्कर है, तो वो जो है एटलीस्ट 5, सॉरी, तो वो जो है एटलीस्ट 5 एडिशनल एम्प्लॉय को रखेगा, तब जाकर के उसको बेनिफिट मिलेगा। और अगर एम्प्लॉयर ऐसा है जो कि 50 से कम वर्कर उसके पास काम करता है, तो उस तरह का वर्कर जो है अगर 2 एडिशनल वर्कर को हायर करता है तो उसको बेनिफिट मिलने लगेगा सरकार के द्वारा। क्या क्या बेनिफिट मिलने लगेगा? अगर नया आदमी को हायर किया है तो एम्प्लॉयर को पैसा मिलेगा। नया आदमी को हायर किया है जिसका सैलरी 10,000 से कम का है, तो उसको 1,000 पर मंथ मिलते रहेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि नया आदमी को हायर किया है, एक्स्ट्रा आदमी को हायर किया है जिसका सैलरी जो है वो 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में है, तो उस केस में एम्प्लॉयर को हर मंथ 2,000 पर मंथ करके मिलेगा। ठीक है, पर एम्प्लॉई। इसके बाद अगर मान लो कि नया आदमी को हायर किया है, 20,000 से लेकर के 1 लाख तक उसका सैलरी है, तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है उसको 3,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक, कब तक मिलेगा? 2 साल मिलेगा फॉर ऑल सेक्टर, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो 4 साल तक मिलते रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 3,000 पर मंथ मिलेगा उसको पर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय। लेकिन एक कैच है, जिसको भी ये हायर करेगा 6 मंथ तो उसको रखना पड़ेगा, तभी ये बेनिफिट मिलेगा उसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें सी फ्लड। ये सी फ्लड क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है एक सिस्टम बनाया है, फ्लड इनंडेशन फॉरकास्टिंग सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से ना क्या हो सकता है, फ्लड आने वाला है तो अगला 2 दिन में कितना फ्लड आने वाला है उसका पूरा एक मैप रेडी हो जाता है। ठीक है, फ्लड मैप रेडी हो जाता है जिसकी मदद से अलर्ट हो जाता है पूरा एरिया। ठीक है, तो ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ये जो सी फ्लड नाम का प्लेटफॉर्म है, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग को यूज करता है और फ्लड मैप बनाता है। ठीक है, ताकि 2 दिन का एडवांस फॉरकास्ट पता चल सके विलेज बेस्ड फ्लड मैप में कि कौन सा जगह में फ्लड आ सकता है। ठीक है, अभी जो है ये जीएमटी बेसिन को कवर किया है, गोदावरी, महानदी और तापी रिवर को कवर किया है। ठीक है, किसके द्वारा ये सी फ्लड डेवलप किया गया है? सीडेक के द्वारा और सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखें स्प्री 2025। स्प्री का फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। कहानी समझते हैं। ईएसआईसी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जो कंपनी है ये इंश्योरेंस बेचता है, गवर्नमेंट का कंपनी है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस सिस्टम रन करता है और ये मैंडेटरी सोशल इंश्योरेंस करता है, यानी सभी इंप्लॉइज को मैंडेटरी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ईएसआईसी के द्वारा। ठीक है, ईएसआईसी के द्वारा। तो ईएसआईसी जो है ये इंश्योरेंस बेचता है, सरकार का कंपनी है, इंश्योरेंस बेचता है और इंश्योरेंस जो है मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा। इसके लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है? इंप्लॉयर को करना पड़ता है 3.25% ऑफ सैलरी और इंप्लॉय को करना पड़ता है 0.5% ऑफ सैलरी। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है ये कब हेल्प करता है? ये फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करता है इंप्लॉय का पेड सिक लीव्स में हेल्प करता है, इंप्लॉय का मैटरनिटी लीव में हेल्प करता है, अगर इंप्लॉय का डेथ हो जाता है तभी उसको पैसा मिलता है। ठीक है, तो ईएसआईसी जो है इंश्योरेंस करता है। किसको ये कराना जरूरी है? ऐसा कंपनी जिसमें 10+ वर्कर यानी 10 से ज्यादा लोग हैं और सबका सैलरी जो है 21,000 पर मंथ से कम। अगर 21,000 पर मंथ से कम है सैलरी, तो इसका मतलब कि वो लोग को इंश्योरेंस कराना जरूरी है क्योंकि पैसा उसके पास कम मिलता है उसको। तो इसीलिए ईएसआईसी बोलता है कि ऐसा कंपनी जिसका 10+ वर्कर, जिसका वर्कर जो है वो 10 से ज्यादा है लेकिन सैलरी जो है उनको 21,000 से कम मिलता है पर मंथ, तो उनको जो है कंपलसरी इसके अंदर आना पड़ेगा, इंश्योरेंस के अंदर आना पड़ेगा। और ये जो इंश्योरेंस के लिए अंदर आना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर भी करेगा, एम्प्लॉय भी करेगा। एम्प्लॉयर का 3.25%, एम्प्लॉय का 0.5%, 7.5%। ठीक है, अगर नहीं करता है क्योंकि एम्प्लॉय को 3.25% देना पड़ रहा है एम्प्लॉय का सैलरी का, तो वो अगर नहीं करता है तो पेनल्टीज पे करना पड़ जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा एम्प्लॉयर पे, एम्प्लॉय पे डिमांड बैक पेमेंट हो जाएगा, यानी कि पहले जो पेमेंट नहीं भी किया है वो भी करना पड़ेगा, लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इस वजह से ना अभी लेटेस्ट में जो भी एम्प्लॉयर कराना भी चाहता है वो नहीं करा पाता है क्योंकि सोचता है कि कहीं डिमांड बैक पेमेंट हो गया तो, पहले का भी पेमेंट हमको देना पड़ गया तो, पेनल्टीज लग गया तो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग स्प्री 2025 लाए हैं। स्प्री कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक विंडो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का,
तुम इसमें रजिस्टर कर लो, पहले का कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगा, पहले का पैसा भी नहीं मांगेंगे, तुम फ्रेश स्टार्ट करना। तो नो इंस्पेक्शन, नो पेनल्टी, जस्ट रजिस्टर, फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, स्प्री का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक नया रिपोर्ट आया, मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा जाता है, ये कहा गया है कि जो इंडिया का प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये किस तरीके से मैनेज हो रहा है और किस तरह से कंजर्व हो रहा है। ठीक है, इसको इवेल्युएट करने का एक रिपोर्ट बनाया गया है, यानी जो भी इंडिया का प्रोटेक्टेड एरियाज है उसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं, उस आधार पे सभी को हम लोग रैंकिंग दिए हैं। ठीक है, 32 इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करके हम लोग सबको स्कोर दिए हैं और रेटिंग दिए हैं। तो अगर किसी का स्कोर जो है 0 से 40.99% के बीच में रहेगा तो वो पुअर रेटिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर 41 से लेकर के 59.99% के बीच में रहेगा तो फेयर के रेंज में आ जाएगा। 60 से 74.99% के बीच में रहेगा तो गुड का रेटिंग में आएगा, और 75% से ज़्यादा स्कोर किया है तो वेरी गुड का रेटिंग में आएगा। 2025 का बात करें तो एवरेज स्कोर जो है वो 64.41% है। टोटल कितना प्रोटेक्टेड एरियाज को इवेल्युएट किए हैं, 438, जिसके अंदर 84 जो है वो वेरी गुड कैटेगरी के अंदर आया है, 214 जो है वो गुड कैटेगरी के अंदर आया है, 122 जो है वो फेयर कैटेगरी के अंदर आया है, और पुअर जो है वो 18 कैटेगरी के अंदर आया है। मतलब कि 18 प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसा है जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर आया है। टॉप परफॉर्मेंस कौन रहा है, स्टेट का बात करें तो केरला, कर्नाटका, पंजाब। यूनियन टेरिटरी का बात करें तो चंडीगढ़। ठीक है, इसके बाद फिर प्रोटेक्टेड एरियाज का बात करें तो द्रचिगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर और इराविकुलम नेशनल पार्क केरला। ठीक है, बॉटम परफॉर्मेंस में लद्दाख है जो कि पुअर कैटेगरी के अंदर आया है। ठीक है, ये भी समझ गए हम लोग, चला आगे बढ़ते हैं। इसके बाद केमिकल वेपन कन्वेंशन। देखो ये जो है कन्वेंशन बनाया गया है ताकि केमिकल वेपन जो है इसको खत्म किया जा सके। वर्ल्ड वार 1 में शायद केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या हुआ था ना कि जो दुश्मन देश था, तो कोई कंट्री वाला क्या किया था ना कि एक स्प्रे मार दिया था, जिससे क्या हुआ था ना कि लोगों में बस जलन होने लगा था, घाव हो गया था, पूरा आर्मी का घाव हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो तब से ये कहा गया कि जो केमिकल वेपन है ये बहुत खराब चीज है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कन्वेंशन साइन हुआ। ठीक है, इसमें 193 कंट्रीज मिलकर के 1997 में ये कन्वेंशन साइन किया, जिसमें कहा गया कि जो भी केमिकल वेपन है पूरी दुनिया में वो उसका डेवलपमेंट को बैन कर दो, कि अब बन नहीं सकता है, उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अगर कोई जमा करके रखा है उसको खत्म कर दो, तुम जमा करके भी नहीं रख सकते हो, और उसका बिक्री भी नहीं हो सकता है। इंडिया जो है ना केमिकल वेपन 1997 में बहुत सारा रखा था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया, मतलब कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो कन्वेंशन बनाया है ना, ये कन्वेंशन सही से चलता रहे इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया गया है, OPCW को कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यही देखता है कि कोई भी ऐसा देश ना हो जो कि केमिकल वेपन सीक्रेटली बना रहा हो, या फिर स्टॉक पाइलिंग कर रहा हो, ठीक है, या डेवलपमेंट कर रहा हो, या बेच बूच रहा हो, वो देखता है। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड के अंदर है, और इसको 2013 में नोबेल पीस प्राइज अवार्ड भी मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को। इंडिया के अंदर एक स्पेशल बॉडी है जो कि इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करता है, उसका नाम है NACWC, नेशनल अथॉरिटी कन्वेंशन फॉर केमिकल वेपन। ठीक, तो ये जो कन्वेंशन है ना, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग मीटिंग होता है। तो एशियन रीजन के लिए अभी 23rd मीटिंग हुआ है, ये है न्यूज। ठीक है, इंडिया ने ही होस्ट किया था उसको, न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ है। और कौन ऑर्गेनाइज किया है, OPCW ही ऑर्गेनाइज किया है। 38 डेलीगेट्स इसमें आए थे, पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया को यहाँ पर प्रेज किया गया है, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ना केनिया को हेल्प किया था ताकि ये जो कन्वेंशन है इसको अच्छे से फॉलो कर पाए। तो इंडिया मेंटर्ड केनिया अंडर OPCW मेंटरशिप प्रोग्राम। इंडिया के अंदर इंडियन केमिकल काउंसिल जो है उसको OPCW हेग अवार्ड मिला है। क्यों मिला है? फॉर सेफ्टी, कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी इन इंडियन केमिकल इंडस्ट्री। ठीक, समझ में आ गया आपको ये भी? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट इंक्लूजन, इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को। कहाँ इंक्लूड करना चाहते हैं? रेगुलर स्कूल के अंदर। रेगुलर स्कूल के अंदर तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी तो नहीं आता ना, डिसेबल चिल्ड्रन तो आता नहीं, तो उनको हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन। तो जब हम लोग किसी को इंक्लूड करेंगे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड करेंगे, तो कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा, कुछ हम लोग को करिकुलम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग 3 फेजेस में ये प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। सबसे पहले टीचर्स को हम लोग ट्रेन करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे
कि कौन बच्चा किस तरह से उसको पढ़ाना है, किस तरीके से उसको देख रेख करना है, क्या चीज़ उसको बुरा लग जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर के टीचर्स का ट्रेनिंग होगा, सेंसिटाइजेशन होगा फेज 1 के अंदर। फिर फेज 2 होगा जहां पर हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे कि कौन सा बच्चा यूनिक है, कौन सा बच्चा डिसेबिलिटी के साथ है। ठीक है, तीसरा फेज में फिर हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि उसको किस तरीके से पढ़ाना है, उसको किस तरीके से ट्रेनिंग देना है। तो रिमेडियल ट्रेनिंग और इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो श्री अरबिंदो सोसाइटी इसको इंप्लीमेंट कर रहा है अंडर देयर रूपांतर प्रोग्राम। किसके साथ में? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इन्होंने एमओयू साइन किया है टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, 5 साल का ये एमओयू साइन है। ये जो नेक्स्ट है ना, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये ट्राइबल लोगों के लिए बहुत काम कर रहा है और ट्राइबल स्टूडेंट के लिए बहुत काम करता है। अभी जो ट्राइबल स्टूडेंट है ना, सब कोई ईएमआरएस में पढ़ रहा होता है। ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, इसके अंदर सारा ट्राइबल लोग पढ़ रहे हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ईएमआरएस के बच्चों को हर चीज अच्छा मिले। ठीक है, अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिले, तो इसके लिए नेक्स्ट काफी एमओयू साइन कर रहा है। तो पहला एमओयू यहाँ साइन किया है टाटा मोटर्स के साथ। यहाँ पर कहा है कि जो ईएमआरएस का बच्चा होगा, 50,000 ऐसे बच्चे जो ईएमआरएस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनका एज 18 से 23 साल के बीच में है, उन्होंने क्लास 10 में मिनिमम 60% लाया था और क्लास 12 पास किया है, तो उन लोग को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग मिलेगा। ठीक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड के द्वारा मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट और यूनिफॉर्म का सुविधा मिलेगा, और लास्ट में जब वो स्किल्ड हो जाएंगे तो प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। 5 साल तक ये एमओयू चलेगा। 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, इसके बाद ये जो नेक्स्ट है ना, ये दूसरा एमओयू साइन करेगा। देखिएगा, ये दूसरा एमओयू साइन किया है, ये नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। फिर ईएमआरएस वाले बच्चों के लिए ये फिर से एमओयू साइन करता है। किसके साथ एमओयू साइन कर रहा है? टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, और एक्स नवोदयन फाउंडेशन के साथ। ये भी 5 साल का एमओयू है। इस एमओयू में क्या कर रहा है? इस एमओयू में एक रेसिडेंशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोचिंग खोल रहा है। इस कोचिंग के अंदर जेई मेंस, एडवांस और नीट का एग्जामिनेशन का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो ईएमआरएस में बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्राइबल बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो डॉक्टर या इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट जो है वो टाटा मोटर्स लिमिटेड के साथ और एक्स नवोदयन फाउंडेशन के साथ मिल करके 5 साल का एमओयू साइन किया है और रेसिडेंशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोचिंग भी खोल रहा है। ठीक है, इसका इनिशियल लोकेशन अभी है चनकापुर महाराष्ट्र और चिंतापल्ले आंध्र प्रदेश। ये और बढ़ेगा, इसका लोकेशन और बढ़ेगा। ठीक, इसके बाद यही नेक्स्ट जो है दूसरा कोलेबोरेशन किया है। नेक्स्ट मतलब कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इन्होंने फिर से एमओयू साइन किया है। एमओयू नहीं कह सकते हैं, कोलेबोरेशन किया है। किसके साथ किया है? यूनिसेफ इंडिया के साथ किया है, ताकि जो ईएमआरएस में बच्चे पढ़ रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको तलाश किया जा सके। जो सबसे टैलेंटेड बच्चा है उनको तलाश करके उनको एकदम ग्रोथ पे लेके जा सके। इसीलिए तलाश इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा और नेक्स्ट के द्वारा। तलाश इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है, जरूर याद रखिएगा आप। क्या फुल फॉर्म है इसका? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब्स। इस इनिशिएटिव में आप याद रखिएगा कि हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ग्रो करें, बहुत ग्रो करें। तो बहुत ग्रो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे ईएमआरएस स्टूडेंट के लिए। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जानते हैं क्या क्या करेगा? सबसे पहले वो करेगा साइकोमेट्रिक असेसमेंट, जिसकी मदद से ये मालूम चलेगा कि एक बच्चा का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इसके बाद फिर उसका करियर काउंसलिंग हम लोग करेंगे। इसमें क्या होगा कि वो उनको बताया जाएगा कि तुम अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पे या फिर अपने वीकनेस के बेसिस पे कौन सा करियर तुम चुन सकते हो, ताकि तुम उस करियर में एकदम फोड़ कर रख दो। ठीक है, इसके बाद तीसरा, लाइफ स्किल और सेल्फ स्टीम मॉड्यूल्स बताया जाएगा, जिसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे होता है, इसको सिखाया जाएगा। इसके बाद लास्ट में टीचर्स के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट टीचर ही सब कुछ कर रहे हैं ईएमआरएस वाले बच्चों के लिए। तो ईएमआरएस में जो भी टीचर्स हैं उनके लिए रिसोर्स और ट्रेनिंग का सुविधा भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो लोग भी बेटर मेंटर कर पाए बच्चों। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि तलाश इनिशिएटिव क्या है। इसके बाद एक नया आकाशवाणी केंद्र खुल रहा है उज्जैन के अंदर अंडर बाइंड स्कीम। ठीक है, अंडर बाइंड स्कीम। ये बाइंड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है वो जरूर आप याद रखिएगा। बाइंड स्कीम का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट
ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट जरूर याद रखिएगा इसे, ठीक है। डेवलपमेंट स्कीम, ये जो बाइंड स्कीम है, इसके अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि जो प्रसार भारती है, जो कि डीडी न्यूज को चलाता है, डीडी चैनल को चलाता है, दूरदर्शन चलाता है, तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करे, कंटेंट डेवलप करे, ताकि क्या हो कि इंटरनेशनल कंटेंट भी वो बना पाए, ठीक है। तो बाइंड स्कीम लॉन्च हुआ था 2023 में। इसका आउटले रखा गया था 2539 करोड़ 2539 करोड़ आउटले टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रसार भारती। प्रसार भारती को ही फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं, ताकि जो प्रसार भारती है ये और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करे, कंटेंट डेवलप करे और सिविल वर्क्स करता रहे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। इस इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अलग अलग देश जाकर के विजिट किए हैं, वहां पर बहुत सारा एमओयू भी साइन हुआ है, बहुत सारा एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर और शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर समझ लेते हैं या फिर यहीं पर समझते हैं। तो इंडियन पीएम जो है वो पहले घाना गए, अफ्रीका। तो अफ्रीका में बहुत सारा एमओयू साइन हुआ। पहला एमओयू था कल्चरल एक्सचेंज को लेकर के, ठीक है, कि आर्ट, साइंस, म्यूजिक इन सब का एक्सचेंज होगा। स्टैंडर्ड कॉपरेशन, इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स होता है उसको कैसे हम लोग नापते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है BIS, ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स, है ना। तो ये जो BIS है और घाना स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, इन लोग दोनों का मिल करके स्टैंडर्ड कॉपरेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड को लेकर के कॉपरेशन हो रहा है। फिर आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के भी एमओयू साइन हुआ है। ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुआ है घाना और इंडिया के बीच में। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है अफ्रीका का, वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। क्या नाम है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, ठीक है। ये तो जब प्रधानमंत्री मोदी घाना गए। इसके बाद जब ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गए, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को TNT कहते हैं, तो TNT में जाकर के एक इंडियन फार्मासोपिया नाम का एमओयू साइन हुआ। यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, TNT है, वो लोग इंडिया का ड्रग स्टैंडर्ड को यूज करेगा। अगर इंडिया का ड्रग स्टैंडर्ड को वो यूज करेगा तो हम लोग इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट जो है उसका ग्रांट दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो इंडिया जो है वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है उसको फंड करेगा। स्पोर्ट्स कॉपरेशन भी किया गया। इसमें क्या होगा कि जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग कोचिंग है, वो सब शेयर होगा स्पोर्ट्स के लिए। फिर एमओयू साइन हुआ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, जो TNT के डिप्लोमेट्स है उसको इंडिया ट्रेन करेगा। ICCR का चेन भी रीस्टेब्लिश हुआ है, 2 एकेडमिक पोजीशन बना है हिंदी और इंडियन स्टडीज में वेस्ट इंडीज के अंदर। फिर गीता महोत्सव का भी सेलिब्रेशन हुआ और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। क्या नाम था? द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इसका नामीबिया गए प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, वहां पर एमओयू साइन हुआ और एग्रीमेंट साइन हुआ। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर जो है वो नामीबिया में सेटअप किया जाएगा टू ट्रेन यूथ एंड एंटरप्रेन्योर बाय इंडिया। तो वहां पर एंटरप्रेन्योर को सिखाया जाएगा और ट्रेन किया जाएगा नामीबिया के अंदर। इंडिया और नामीबिया जो है वो कोलैबोरेट करेगा हेल्थ केयर के अंदर, एक्सपर्टीज को शेयर करेगा, टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा। नामीबिया जो है इंडियन लेट्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन जैसे CDRA, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसको भी ज्वाइन किया। नामीबिया पहला कंट्री बन गया टू साइन एग्रीमेंट विद इंडिया टू अडॉप्ट UPI टेक्नोलॉजी, ठीक है। और नामीबिया का भी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मोदी को मिला, मतलब प्रधानमंत्री मोदी को मिला, ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट विलवेट्सिया मेरेबिलिस। फिर ब्राजील भी गए प्रधानमंत्री मोदी जी, वहाँ पर भी काफ़ी एमओयू साइन हुआ। जैसे कि एमओयू साइन हुआ टू शेयर इंडिया सक्सेसफुल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, टू वर्क टुगेदर इन क्लीन एनर्जी, टू कोलैबोरेट इन एग्रीकल्चर रिसर्च टेक्निक्स एक्सेट्रा, टू प्रमोट फेयर इनोवेशन, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कुछ एग्रीमेंट भी साइन हुआ टू कोऑपरेट अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, टू एक्सचेंज एंड प्रोटेक्ट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरली, ठीक है, डन, ये भी हो गया। चलो अब देखते हैं 17 ब्रिक्स समिट हुआ ब्राजील के अंदर, रियो डी जेनेरियो के अंदर। उसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। क्या क्या आउटकम निकला ये ब्रिक्स समिट के अंदर? जब से इंडिया और यूएसए के बीच में थोड़ा सा दूरी बढ़ रहा है तो ब्रिक्स समिट का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सा कंट्री आता है आप जरूर बताना, ठीक है। तो इसका क्या आउटकम निकला? सबसे पहले तो सारा कंट्रीज ने ये कहा कि हम लोग एक दूसरे का इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी का रिस्पेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी का भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं विद इन कंट्रीज एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। फिर ये
ब्रिक्स जो है वो 3 पिलर पे काम करेगा। 3 पिलर याद रखिएगा, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी का मतलब कि टेररिज्म को साथ में फाइट करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करेंगे और पीस को प्रमोट करेंगे। इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल का मतलब कि ट्रेड बढ़ेगा, करेंसी कॉपरेशन बढ़ाएंगे और फेयर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग करेंगे, ठीक है। और फिर कल्चरल एंड पीपल टू पीपल का मतलब कि आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे पीपल टू पीपल, एजुकेशन का टूरिज्म करेंगे और यूथ का इंटरेक्शन करेंगे। कुछ की डिक्लेरेशन भी हुआ, जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया कि रिच कंट्री जो है वो पुअर कंट्री को सपोर्ट करेगा। दूसरा एआई गवर्नेंस स्टेटमेंट आया कि एआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकली यूज किया जाएगा। और साथ में फिर सोशली डिटरमाइनेबल डिजीज जो है जैसे कि एचआईवी, malnutrition जो कि पॉवर्टी से लिंक करता है उसको खत्म करेंगे। इंडिया के द्वारा कुछ सजेशन दिया गया, जैसे कि कहा गया कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक कहते हैं, वो किसी को भी ग्रांट जो है स्ट्रेटेजिकली दे, ठीक है। इसके बाद साइंस और रिसर्च का रिपोजिटरी बनाया जाए ताकि इनोवेशन जो है बाकी देशों के बीच में वो शेयर हो सके। कुछ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसको सिक्योर किया जा सके और एआई को रिस्पॉन्सिबली यूज किया जा सके। ओके, इसके बाद ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम आया। ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम क्या है? हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग ई ट्रक को खरीदे, इसके लिए सरकार जो है कुछ स्कीम लेकर के आया है, ई ट्रक इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर इंसेंटिव दिया जाएगा। तो सरकार कहता है कि ई ट्रक्स खरीदने के लिए हम लोग उसका कॉस्ट कम कर देंगे। कैसे? सरकार कहता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर ई ट्रक बेच रहा है और वो बैटरी वारंटी देता है 5 साल या फिर 5 लाख, विचएवर इज अर्लियर, उसके बाद व्हीकल और मोटर का वारंटी देता है 5 साल और 2.5 लाख किलोमीटर, विचएवर इज अर्लियर। तो अगर कोई इस तरीके का वारंटी देता है कोई भी मैन्युफैक्चरर, तो उस तरीके का मैन्युफैक्चरर को हम लोग इंसेंटिव देंगे, ठीक है। उस तरीके का मैन्युफैक्चरर को हम लोग इंसेंटिव देंगे और वो इंसेंटिव जब देंगे तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। जब कॉस्ट कम हो जाएगा उसका तो वो कम दाम में बेच पाएगा, तो हम लोग को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम इंसेंटिव कितना देगा? 9.6 लाख पर व्हीकल, ठीक है। मैक्सिमम इंसेंटिव दो कैटेगरी में इंसेंटिव मिलेगा, एक है N2 कैटेगरी और दूसरा है N3 कैटेगरी। N2 कैटेगरी का मतलब होता है ऐसा ट्रक जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है 3.5 टन से लेकर के 12 टन के बीच में है। इसके बाद N2 कैटेगरी वैसा ट्रक्स होता है जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से लेकर के 55 टन के बीच में है। तो इस तरीके का जो ई ट्रक होता है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। उसका मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 9.6 लाख पर व्हीकल। और ये जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, वेट के आधार पर ही डिसाइड होगा कि कितना किसको मिलने वाला है। जैसे ये जो N3 कैटेगरी है जिसका ग्रॉस वैल्यू वेट बड़ा है, ज़्यादा वेट वाला है, तो उस तरीके का जो ट्रक होगा उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, है ना। चलो, ये भी हो गया हमारा। गवर्नमेंट जो है अभी एम करता है कि 5600 ई ट्रक जो है वो बिके। और अभी जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने कमिट कर दिया है टू बाय 150 ई ट्रक्स, ठीक है। इसके बाद मैरीटाइम सेक्टर को लेकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, जैसे कि पहला स्किल ट्रेनिंग टू 50,000 यूथ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 50,000 यूथ को स्किल ट्रेनिंग देने वाले हैं अगले 10 सालों में, मैरीटाइम स्किल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए 2 सेंटर बनाया जा रहा है। एक सेंटर तो बन गया है, मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट सेंटर गुवाहाटी बन गया है, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिब्रूगढ़ बनने वाला है। 200 करोड़ रुपए इस पर खर्चा करने होगा। लाइट हाउस भी बन रहा है बोगीबिल में, विश्वनाथ घाट में, सुघाट में और पांडु में। ये पूडू नहीं है, ये पांडु है, ठीक है, ये पांडु है, ठीक है। लाइट हाउस इस तरीके का होता है, बहुत सुंदर होता है। इसकी वजह से क्या होगा? टूरिज्म बढ़ जाएगा और नेविगेशन बढ़ जाएगा और सेफ्टी भी बढ़ जाएगा। फिर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2027 के अंदर। इंडिया म्यांमार के बीच का ये ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। 85 कम्युनिटी जेटीज भी चालू होने वाला है स्मॉल पोर्ट्स के लिए, और वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी गुवाहाटी, तेजपुर और डिब्रूगढ़ में चालू होने वाला है, ठीक। ये कुछ इनिशिएटिव्स था। इसके बाद अदिति स्कीम। अदिति स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। देखो ये स्कीम क्या कहता है? ये स्कीम कहता है कि एमएसएमई जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन एमएसएमई ही करता है पूरे इंडिया में, और वो प्रोडक्शन करने के लिए पुराना जमाना का मशीन यूज कर रहा है। कोई मान लो कपड़ा बना रहा है, कोई चश्मा बना रहा है, कोई बोतल बना रहा है, कोई कंघी बना रहा है, कोई क्या बोलते हैं कंपास बना रहा है, कोई बोतल बना रहा है। तो इसको बनाने के समय में बहुत सारा वो मशीन यूज कर रहा है। तो वो जो मशीन है वो पुराना हो गया है। वो जो पुराना मशीन हो गया है ना, वो मशीन जो है वो बहुत एनर्जी लेता है, उसमें बहुत तेल खर्चा होता है, वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है।
तो वो जो है ना वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। सरकार चाहता है कि ये जो एमएसएमई लोग हैं ना, ये लोग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करें, यानी कि ऐसा मशीन को इस्तेमाल करे जो मशीन कम एनर्जी इस्तेमाल करता हो। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगा, हमारा पावर बचेगा। तो इसीलिए अदिति स्कीम लेकर के आया है। अदिति स्कीम का फुल फॉर्म क्या था, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एमएसएमई इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय हो पाए, इसके लिए असिस्टेंस दे रहा है कौन, अदिति स्कीम। इसके लिए बजट रखा गया है 1,000 करोड़ रुपया। ठीक है, 1,000 करोड़ रुपया में से जो 50 करोड़ रुपया है, ठीक है, 50 करोड़ रुपया जो है इसमें एनर्जी ऑडिट होगा, यानी कि कहाँ कहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो रहा है और कौन कौन सा मशीन चेंज करना है। 75 करोड़ रुपया इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट के लिए है, कि रिपोर्ट्स बनाया जाएगा, सजेशन दिया जाएगा कि कौन सा चेंज किया जा सकता है मशीन, कौन नया मशीन लाया जा सकता है। तो ये सब में 75 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। और 875 करोड़ रुपया खर्चा होगा लोन देने में। 875 करोड़ रुपया लोन दिया जाएगा कम इंटरेस्ट में। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को 5% का सब्सिडी मिल जाएगा इंटरेस्ट में, और मीडियम एंटरप्राइज को 6% का सब्सिडी मिल जाएगा इंटरेस्ट के अंदर, ताकि वो मशीन को खरीद पाए। ठीक है, तो एमएसएमई क्या करेगा, पहले एनर्जी ऑडिट करवाएगा, वो दिखाएगा, देखेगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा मशीन को चेंज करना है। एनर्जी ऑडिट हो गया, इसके बाद फिर रिपोर्ट बनेगा, और वो जो रिपोर्ट को दिखाएगा बैंकों को, तो उसको इंटरेस्ट में सबवेंशन मिल जाएगा जब वो लोन लेने जाएगा। अगर मान लो मशीन खरीदना है तो लोन तो लेगा ना, तो जब लोन लेने के लिए जाएगा तो उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है तो 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा, अगर मीडियम है 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 साल तक ये स्कीम चलने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 26, 27 और 28। इसका फेज 1 में 60 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को फोकस किया गया है, और फेज 2 में 100 मोर क्लस्टर को किया जाएगा। ठीक है, 14 सेक्टर को टारगेट किया गया है। सेक्टर को रीड कर सकते हैं आप, ब्रास, ब्रिक्स, सेरामिक्स, केमिकल्स, फिश, फूड प्रोसेसिंग, फॉर्जिंग, फाउंड्री, पेपर, फार्मा, लेदर, ग्लास, स्टील रीरोलिंग और टेक्सटाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसका डेटा दिया गया है जून 2025 के लिए। तो अगर आपका एग्जाम अभी रिसेंट जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर है तो आपको ये न्यूज़ देखना है, अदरवाइज ये न्यूज़ को स्किप कर दो, क्योंकि ये हर मंथ नया नया डेटा लेकर के आएगा, तो अलग अलग मंथ थोड़ी आप पढ़ते रहोगे। तो अगर आपका एग्जाम लेट से है तो इसको आप इग्नोर करो, और अगर आपका एग्जाम सितंबर तक में है तो इसको आप देखना। ठीक है, अब चलो रीड करते हैं। इसके अंदर 3 तरीके का डेटा दिया जाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब कि कितना प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में कितने परसेंटेज लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं। रूरल एरियाज में 56% लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। 50.4% ऐसे लोग हैं अर्बन एरियाज में जो कि काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। मेल और फीमेल के बीच में भी यहाँ पर मैंने सेग्रीगेशन किया हुआ है। क्या मालूम चलता है, ये मालूम चलता है कि फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कम है अर्बन एरियाज के अंदर, और रूरल मैन जो है वो पार्टिसिपेट ज़्यादा करता है अर्बन मैन के मुकाबले। ठीक है, ये हम लोग को इनसाइट्स मिला है। ठीक है, डेटा ये है, इनसाइट्स ये है। ठीक है, ये तो हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का बात। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बात करते हैं, कितने प्रतिशत लोग अनएम्प्लॉयड हैं आउट ऑफ लेबर फोर्स, यानी जितने लोग काम करना चाह रहे थे या फिर कर रहे थे, उसको अगर देखा जाए तो उसके अंदर कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। रूरल एरियाज में 4.9% लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, और अर्बन एरियाज में 7.1% लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है। यहाँ से ये मालूम चला है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है, और अर्बन वुमेन जो है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस करती हैं देन रूरल वुमेन। ठीक है, इसके बाद है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। रूरल एरियाज में 53.3% लोग एम्प्लॉयड है, और अर्बन एरियाज में टोटल 46.8% लोग एम्प्लॉयड है। देखा गया कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा है रूरल एरियाज। कारण क्या, कि रूरल एरियाज में लोग जो है ना वो छोटा मोटा काम कर ले रहे हैं तो एम्प्लॉय हो जा रहे हैं, बस वही बात है। ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं ओडीओपी अवार्ड्स। ओडीओपी का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये जो अवार्ड है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है डीपीआईआईटी के द्वारा। ठीक है, किसको दिया जाता है, टू दोज हु हेल्प डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक फूड टू गो ग्लोबल। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा फूड है जो कि बाहर में एक्सपोर्ट हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है,
तो उसको हेल्प करने में जो भी डिस्ट्रिक्ट काम कर रहा है तो उस डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिलता है। तो स्टेट्स को अवार्ड मिलता है, डिस्ट्रिक्ट को भी अवार्ड मिलता है और इंडियन मिशन अब्रॉड को भी अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है इसके अंदर हम 34 अवार्ड्स दिया गया है। ठीक है, ये सेकंड एडिशन है ODOP 2024, यानी 2024 का डेटा के हिसाब से हम लोग 25 में अवार्ड दे रहे हैं। तो 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए हैं, एक है स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, एक है इंडियन मिशन अब्रॉड और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि कोई ऐसा फूड को लेकर के काम कर रहा है कि वो फूड जो है वो एक्सपोर्ट हो सके या ग्लोबल जा सके, तो उन डिस्ट्रिक्ट को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। दूसरा, ऐसा स्टेट जो कि हेल्प कर रहा है डिस्ट्रिक्ट को अचीव करने में, एक्सपोर्ट अचीव करने में, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने में, तो उस स्टेट्स को भी अवार्ड दिया जाता है। तीसरा है इंडियन मिशन अब्रॉड, मान लो कि विदेश में कोई हाई कमीशन है, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है जो कि हेल्प कर रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है, तो उसको भी अवार्ड मिल रहा है। तो इंडियन मिशन अब्रॉड के अंदर गोल्ड मिला है हाई कमीशन ऑफ इंडिया सिंगापुर को, सिल्वर मिला है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क को, और वैंकूवर को मिला है ब्रॉन्ज का अवार्ड। ठीक है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का बात करें तो दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए जो है वो लार्जर स्टेट्स का है, कैटेगरी बी जो है वो स्मॉलर स्टेट्स का है। तो लार्जर स्टेट्स के अंदर गोल्ड मिला है महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी और आंध्र प्रदेश को, सिल्वर मिला है मध्य प्रदेश को और ब्रॉन्ज मिला है गुजरात को। कैटेगरी बी का बात करें यानी कि स्मॉलर स्टेट्स का बात करें तो गोल्ड मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, सिल्वर मिला है सिक्किम को और ब्रॉन्ज मिला है मेघालय को। डिस्ट्रिक्ट में दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए है एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए और कैटेगरी बी जो है नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो कैटेगरी ए में गोल्ड मिला है गुंटूर और रत्नागिरी को, रत्नागिरी के आम। ठीक है, सिल्वर मिला है नागपुर को, पुलवामा को और ब्रॉन्ज मिला है सिद्धार्थनगर को। सिर्फ आप डिस्ट्रिक्ट वाले केस में गोल्ड वाले को याद रखो। किसको मिला है कैटेगरी 1 के अंदर? गुंटूर को चिल्ली के लिए और रत्नागिरी को मैंगो के लिए। फिर कैटेगरी बी यानी नॉन एग्रीकल्चर वाले केस में गोल्ड मिला है बापाटाला को आंध्र प्रदेश, विजयानाग्राम आंध्र प्रदेश और तिरुपति आंध्र प्रदेश। ठीक है, सिल्वर मिला है श्री सत्या साई को और ब्रॉन्ज मिला है अकोला महाराष्ट्र को। ओके, चलो इसके बाद अगला है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ये जो योजना है 2025 में ये लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस योजना के तहत हम जानते क्या करना चाहते हैं, जो भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत पिछड़ा रह गया है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो सेल्फ रिलायंट हो सके। ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले से उतना स्ट्रांग नहीं बन पाया है, उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो हम लोग उन सबको चुनेंगे और उन सबको स्ट्रांग बनाएंगे और धन धान्य से भर देंगे। तो पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि 100 डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे, 100 डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे जिसका लो प्रोडक्टिविटी है, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ठीक है, और उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट भी नहीं मिल पाता है। तो उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे और उनको फिर हम लोग डेवलप करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू सेल्फ रिलायंट सस्टेनेबल फार्मिंग जोन्स। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। ठीक है, ये जो स्कीम है इसके अंदर हम लोग 24,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे पर ईयर। ठीक है, और ये 6 साल तक चलेगा, तो हर साल हम लोग 24,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, तो 6 साल तक ये चलेगा। ठीक है, इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ 36 एग्जिस्टिंग स्कीम्स फ्रॉम 11 सेंट्रल डिपार्टमेंट प्लस स्टेट स्कीम प्लस प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। ठीक है, ये जो स्कीम है ये किस लेवल पे एग्जीक्यूट होगा या प्लानिंग करेंगे, तो 3 लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति बनेगा जो कि प्लान्स को ड्राफ्ट करेगा और एग्जीक्यूट कराएगा। फिर हम लोग इस प्लान को जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो मॉनिटर भी करेंगे, मॉनिटर करेंगे हम लोग यूजिंग 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का अवार्ड दिया गया। ये जो अवार्ड है ये 9th एडिशन का अवार्ड था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, 10 पैरामीटर को इवेल्युएट करके 54 इंडिकेटर्स को इवेल्युएट करके स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, 78 अवार्ड मिला है 4 कैटेगरी के अंदर, 4 कैटेगरी है याद रखिएगा। पहला है सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। ठीक है, दूसरा है टॉप 3 क्लीन सिटीज इन 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज, इसको हम लोग कह रहे हैं स्वच्छ शहर। इस कैटेगरी को हम लोग बोल रहे हैं स्वच्छ शहर। ठीक है, इसके बाद है स्पेशल कैटेगरी और लास्ट में है स्टेट लेवल अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ना अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से सिटीज को भी कैटेगराइज किए हैं और अलग अलग
पॉपुलेशन के आधार पे सिटीज को कैटेगराइज करके अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए हैं। जैसे कि अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मिलियन प्लस सिटी इसको कहेंगे। अगर 3 से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन है तो बिग सिटी कहेंगे। 50,000 से लेकर 3 लाख तक का सिटीज़ में पॉपुलेशन है तो मीडियम सिटी कहेंगे उसको। 20,000 से लेकर के 50,000 तक में पॉपुलेशन है तो स्मॉल सिटी कहेंगे। और 20,000 के कम पॉपुलेशन है तो उसको हम लोग वेरी स्मॉल सिटी कहेंगे। तो स्वच्छ सुपर लीग सिटीज के अंदर इंदौर जो है वो जीता है मिलियन प्लस सिटीज के अंदर। नोएडा जीता है बिग सिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जीता है मीडियम सिटी के अंदर। बीटा जीता है स्मॉल सिटी के अंदर। और पंचगानी जीता है वेरी स्मॉल सिटीज के अंदर। इसके बाद अगर स्वच्छ शहर का बात करें तो यहाँ पर अहमदाबाद जीता है मिलियन प्लस सिटीज के अंदर। मीरा भयंदर जीता है 3 से 10 लाख वाले पॉपुलेशन के अंदर। देवास जीता है 50,000 से लेकर 3 लाख तक के पॉपुलेशन के अंदर। और 20,000 से लेकर 50,000 तक के पॉपुलेशन के रेंज में पणजी जीता है। और 20,000 का पॉपुलेशन रेंज के अंदर बिल्हा जीता है। ओके, स्पेशल कैटेगरी अवार्ड मिला है जैसे कि बेस्ट गंगा टाउन मिला है प्रयागराज को, बेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड मिला है सिकंदराबाद को, और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर मिला है जीवीएमसी विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को। और स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है उत्तर प्रदेश को। स्टेट लेवल अवार्ड भी दिया गया है, 34 सिटीज को अवार्ड दिया गया है। देखो मैं बोल के थक गया, आपको एक लाइक जरूर देना चाहिए अगर आपको हेल्प पहुंचता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स निकला है। इसके अंदर क्या कहा गया है, ये इंडेक्स जो है ना वो रैंक करता है दुनिया के सिटीज को कि कौन सिटीज बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, यानी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। यानी स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन भी मिल पा रहा है, स्ट्रॉन्ग करियर प्रोस्पेक्ट भी मिल पा रहा है, अफोर्डेबल भी है वो सिटी, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी है। कौन सा सिटी है और सिटी को रैंक करो तो टोटल पूरे दुनिया में 160 टोटल सिटीज को इवेल्युएट किया गया है अंडर 6 पैरामीटर्स, ठीक है। और रैंक किया गया है कि कौन सा स्टूडेंट के लिए बेस्ट सिटीज है। तो हम लोग 6 पैरामीटर में इवेल्युएट किए हैं। पहला है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, दूसरा है स्टूडेंट मिक्स, तीसरा है डिजायरेबिलिटी, चौथा है एम्प्लॉयर एक्टिविटी, पांचवा है अफोर्डेबिलिटी और छठा है स्टूडेंट व्यू। ये सब 6 पैरामीटर है जिसके आधार पे हम लोग 160 टोटल सिटीज को इवेल्युएट किए हैं और रैंक किए हैं। नंबर 1 पे सियोल है साउथ कोरिया का, नंबर 2 पे टोक्यो है, नंबर 3 पे लंदन है, फिर म्यूनिच है और फिर मेलबोर्न है। कोई इंडियन सिटीज नहीं है क्या? 98 नंबर पे मुंबई है, 100 नंबर पे न्यू दिल्ली है, 108 नंबर में बेंगलुरु है और 128 नंबर में चेन्नई है। दिल्ली जो है वो मोस्ट अफोर्डेबल निकल के आया है। मुंबई जो है वो ओनली सिटी है जो कि 100 के अंदर आया है, टॉप 100 के अंदर आया है। और एशिया पैसिफिक से 39 सिटीज इस इंडेक्स के अंदर आया है, ठीक है। अगला देखते हैं टॉप ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज। इसके अंदर ये कहा गया है कि ये रिपोर्ट है एक तरह का, इसमें कहा गया है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि टूरिज्म में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। कौन सा देश का ऐसा टूरिज्म है जो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है इन जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है किसके द्वारा ये रिलीज किया है, वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने इसको रिलीज किया है और रैंकिंग्स यहाँ पर दिया गया, ठीक है। देखो नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है यूएस, नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जर्मनी है, नंबर 4 पे जापान है, नंबर 5 में यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया जो है नंबर 8 में है, ठीक है। इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म के अंदर, 231.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। इंडिया ने अपना रैंकिंग थोड़ा सा इंप्रूव किया है, पहले 10 नंबर में आता था, अब 8 नंबर में आता है, ठीक। इसके बाद ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिलीज हुआ है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जो है वो क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है या इम्पोर्ट कितना हो रहा है। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी बताया है यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी बताया गया है, डिजिटल सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट बताया गया है यहाँ पर, और हाईटेक एक्सपोर्ट भी बताया गया है जो कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो मर्चेंडाइज की बात करते हैं, एक्सपोर्ट जो है 3% से ग्रो किया है, इम्पोर्ट जो है 6.5% से ग्रो किया है। अभी इम्पोर्ट कितना है 187.5 बिलियन यूएस डॉलर्स, और एक्सपोर्ट कितना है गुड्स का 108 बिलियन यूएस डॉलर्स। सर्विसेज का बात करेंगे तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट जो है 17% से ग्रो किया है और इम्पोर्ट भी ग्रो किया है 22.5% से। अभी सर्विस का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है 102.6 बिलियन यूएस डॉलर्स और इम्पोर्ट कितना हो रहा है 52.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसकी वजह से सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग को सरप्लस है, ठीक है। डिजिटली डिलीवर्ड सर्विस का बात करें तो एक्सपोर्ट जो है वो 269 बिलियन यूएस डॉलर्स चल रहा है अभी, और इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डीडीएस का, डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का, ठीक है। हाईटेक एक्सपोर्ट जो है वो 10.6% सीएजीआर के साथ ग्रो कर रहा है और 18.3% है और टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, ठीक है। टॉप एक्सपोर्ट क्या चीज में हो रहा है, मतलब टॉप सेगमेंट क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पोर्ट्स, ठीक है।
इसके बाद NIEPID, निपिड और जय वकील फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर के MOU साइन किया है, दिशा अभियान चला रहे हैं। ये दिशा अभियान है, इसके अंदर जो भी चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उनको हम लोग अच्छे से एजुकेशन दे पाए, इसके लिए एक मॉडल क्रिएट किया जा रहा है। ये मॉडल किस तरह से क्रिएट कर रहा है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चेकलिस्ट बनाएंगे, यूनिफॉर्म असेसमेंट चेकलिस्ट। उसमें हम लोग असेस करेंगे कि कौन सा बच्चा किस तरीके का है, एक चेकलिस्ट बनाएंगे बहुत सारा, और चेकलिस्ट में चेक मारेंगे, ठीक है, टिक मारेंगे। उससे हम लोग मालूम चलेगा कि किस बच्चे को किस तरीके का एजुकेशन चाहिए। उस आधार पर हम लोग मल्टी सेंसरी करिकुलम बनाएंगे रिसर्च करके, और फिर डिजिटल पोर्टल एक बनाएंगे ताकि रिसोर्सेस और मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके। ठीक है, ये सब तो बच्चों के लिए कर दिए, जो उसको सिखा रहा है उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, तो उनके लिए ट्रेनिंग इकोसिस्टम चालू करेंगे एजुकेटर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिशा अभियान। इसके बाद कुछ शॉर्ट न्यूज था जिसको हम लोग कवर किए थे, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो। सबसे पहले सचेत, ये एक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है, किसके द्वारा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ये क्या करेगा, ये आपको मोबाइल में SMS भेजेगा कि आपके यहाँ पर बाढ़ आने वाला है, आपके यहाँ पर बिजली कड़कने वाला है। तो ये जो मैसेज भेजता है ना, ये सिस्टम का नाम है सचेत। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? CDAC के द्वारा, सॉरी C.DOT के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा। ठीक है, फिर NIPCCD का नेम चेंज हो गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज बीन रीनेम्ड एज सावित्री भाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद इंडियन मैंगो मेनिया जो है ये मनाया गया है UAE के अंदर टू प्रमोट इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट। ठीक है, इसके बाद कंज्यूमर कंप्लेंट में जब देखा गया तो मैक्सिमम ई-कॉमर्स का कंप्लेंट था, तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है उन्होंने 7 करोड़ का रिफंड किया है, जिसमें से कि ई-कॉमर्स जो है वो रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रीवांसेस एंड रिफंड्स। ठीक है, इसके बाद इंडिया का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री जोन बन गया है मेरठ। इक्वाइन का मतलब होता है घोड़ा का एक बीमारी होता है, तो इक्वाइन डिजीज फ्री जोन बन गया है मेरठ में, और रिकॉग्नाइज किया गया है बाय वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, इंडिया का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में खुलने वाला है। NCSC मतलब कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है, अब इनको जो है एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके बाद 134th सेशन हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का लंदन के अंदर। इसके बाद आदि कर्म योगी नाम का एक पहला रीजनल प्रोसेस लैब बेंगलुरु में चालू हुआ है, जो कि 20 लाख ट्राइबल वर्कर को सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा। इसके बाद हम लोग जो है इंडिया यानी कि अचीव कर लिया है 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। ठीक है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसमें फॉसिल फ्यूल अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसा 50% कैपेसिटी हम लोग बना लिए। ये हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, अचीवमेंट है। इसके बाद इंडिया में पहले बार कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी आ रहा है जो कि अपना कैंपस को ऑपरेशनलाइज करेगा। क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? गुरुग्राम में हो रहा है। इसके बाद जापान में 16th इंडिया ट्रेंड फेयर 2025 ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, यहाँ पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद CPI फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए बेस ईयर को रिवाइज किया गया है। क्या रखा गया है? 2019। इसके बाद नारी इनिशिएटिव आया गया है ICAR के द्वारा। नारी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूट्री सेंसिटिव एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एंड इनोवेशंस। ठीक है, इसके बाद एल्डरली हैंडलूम वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल एड लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। जो भी 60 ईयर्स के ऊपर वाले वर्कर्स हैं जो कि हैंडलूम का काम कर रहे हैं और थोड़े से गरीब हैं, जिनका एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, तो उनको पर मंथ 8,000 रुपये दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स का NPS जो है वो पिछला 4 सालों से, मतलब पिछले 5 सालों से कम हुआ है। मार्च 2021 का बात करें तो 9.11% NPS था, अभी जो है वो 2.58% हो गया है। इसके बाद तो ISL यानी इंडियन साइन लैंग्वेज का वर्कशॉप हो रहा है ऑन टीचिंग इंग्लिश टू डेफ स्टूडेंट्स, एंड इंडियन वर्कशॉप ऑन टीचिंग इंग्लिश टू डेफ स्टूडेंट्स यूजिंग इंडियन साइन लैंग्वेज, यानी कि जो डेफ स्टूडेंट्स है उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं हम लोग यूजिंग इंडियन साइन लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद बिम्स्टेक का मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट सेंटर जो है वो मुंबई में खुल गया है। ठीक है, चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोग देखें बीमा सखी स्कीम को। ये जो स्कीम है ये क्यों न्यूज में चल रहा है? क्योंकि इस स्कीम के अंदर 2 लाख से ज्यादा एनरोलमेंट हो गया है। हमारा टारगेट था कि 2 लाख को एनरोल करना है, जो कि हो गया है। तो इस स्कीम को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो स्कीम है इसका पूरा नाम है बीमा सखी महिला करियर एजेंट स्कीम।
इस स्कीम में हम लोग वुमेन को बीमा सखी बना रहे हैं। बीमा सखी का मतलब कि ऐसा फ्रेंड जो कि इंश्योरेंस करता हो, ऐसा सखी जो कि इंश्योरेंस कराती हो, बीमा कराती हो, इसीलिए इसका नाम है बीमा सखी। ऐसा सखी जो कि बीमा कराती हो, तो बीमा सखी हम लोग बनाना चाहते थे। किसी भी वुमेन को हम लोग बीमा सखी कैसे बना सकते हैं? तो ऐसे वुमेन जिनका एज 18 से 70 साल के बीच में है और जो मिनिमम क्लास 10 पास करी हुई है, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्टाइपेंड दे रहे हैं ट्रेनिंग के समय में, और कमीशन भी दे रहे हैं। और जब ट्रेनिंग उनका कंप्लीट हो जा रहा है तो उनको हम लोग एलआईसी एजेंट बना दे रहे हैं। ट्रेनिंग में हम लोग उन लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं और इंश्योरेंस भी सिखा रहे हैं 3 साल के लिए। तो जो 3 साल है इसके बीच में हम लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं। पहला साल 7,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, दूसरा साल 6,000 पर मंथ, और तीसरा साल 5,000 पर मंथ। ये जो स्टाइपेंड मिलेगा ये तो मिलेगा ही, साथ में कमीशन भी मिलेगा। पहला साल 48,000 के करीब कमीशन भी मिलेगा इनको। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया 3 साल का, तो उन लोग को एलआईसी एजेंट बना दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एलआईसी एजेंट बना दिया गया है, इसमें तो अब वो लोग परमानेंट जॉब मिल गया, तो नहीं, परमानेंट जॉब नहीं मिला है। परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन लोग को डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जा सकता है। ठीक है, टारगेट था कि इस स्कीम के अंदर 2 लाख को हम लोग एनरोल करें, जो कि अचीव हो गया। तो ये हम लोग पहला न्यूज देखें। अगला न्यूज क्या है? अगला न्यूज है कि मेरी पंचायत ऐप, ये ऐप को अवार्ड मिला है, WSIS अवार्ड। ठीक है, तो WSIS चैंपियन अवार्ड मिला है मेरी पंचायत नाम का ऐप को। ठीक है, ये कौन सा अवार्ड है? ये वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज, ये अवार्ड है। WSIS का फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ये प्राइज मिला है जेनेवा के अंदर। ठीक है, कौन सा कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है? एक्शन लाइन कैटेगरी में। कल्चर डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पूरा कैटेगरी है एक्शन लाइन कैटेगरी, जिसके अंदर ये जो ऐप है मेरी पंचायत ऐप, इसको अवार्ड मिला है। ये मेरी पंचायत ऐप करता क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का द्वारा बनाया गया ऐप है। ठीक है, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया ऐप है। इस ऐप के अंदर आप पंचायत का बजट, पंचायत का कितना पैसा आ रहा है, पंचायत कितना पैसा खर्च कर रहा है, इस सब का डेटा आप देख सकते हैं। कोई भी देख सकता है, पूरा पूरी ट्रांसपेरेंट है। पंचायत में कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका भी डिटेल आपके पास रहेगा इस ऐप के अंदर, उसको आप कॉल भी कर सकते हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक सर्विसेज को लेकर के आप इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। इस ऐप के अंदर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हुआ है, सब कुछ देख सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत कोई डेवलपमेंट प्लान लेकर के आए वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरी पंचायत ऐप जो है वो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए एक बहुत अच्छा टूल है, इसीलिए इसको अवार्ड मिला है WSIS अवार्ड। कहाँ मिला है? जेनेवा में। WSIS का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज। डन, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है? एक्शन लाइन कैटेगरी। आगे बढ़े, इसके बाद नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स दिया जाने वाला है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हैंडलूम अवार्ड देंगी। 2 कैटेगरी में हैंडलूम अवार्ड दिया जा रहा है, एक है नेशनल हैंडलूम अवार्ड और दूसरा है संत कबीर हैंडलूम अवार्ड। ये जो नेशनल हैंडलूम अवार्ड है ये उनको मिलेगा जो कि बुनकर है, वीवर्स है, और वो बहुत एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप शो कर रहे हैं, एक्सेप्शनल इनोवेशन शो कर रहे हैं, तो उनको अवार्ड मिलेगा नेशनल हैंडलूम अवार्ड। 2 लाख का प्राइज मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी है संत कबीर हैंडलूम अवार्ड। इसके अंदर ऐसे वीवर्स जिन्होंने लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन के साथ काम किया है उनको अवार्ड दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? 3.5 लाख का प्राइज दिया जाएगा। संत कबीर हैंडलूम अवार्ड उनको मिलेगा जो ऑलरेडी किसी नेशनल या फिर स्टेट अवार्ड ले चुके हैं, या फिर उनको रिकॉग्नाइज किया जा चुका है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल या इनोवेशन के लिए। ठीक है, तो नेशनल हैंडलूम अवार्ड हम किसी को भी दे रहे हैं ताकि मोटिवेट हो सके वीवर्स। ठीक है, यानी बुनकर लोग जो हैं वो मोटिवेट हो सके, तो नेशनल हैंडलूम अवार्ड हम लोग सबको दे रहे हैं। लेकिन संत कबीर हैंडलूम अवार्ड हम लोग उनको दे रहे हैं जिनको ऑलरेडी कोई अवार्ड मिल चुका है या रिकॉग्निशन मिल चुका है। ठीक है, तो टोटल 24 अवार्ड हम लोग दे रहे हैं। संत कबीर हैंडलूम अवार्ड के अंदर हम लोग 5 अवार्ड दे रहे हैं और नेशनल हैंडलूम अवार्ड के अंदर हम लोग 19 अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। ये जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है ये सेकेंड कोऑपरेटिव पॉलिसी है। पहला कोऑपरेटिव पॉलिसी इंडिया के लिए आया था 2002 में, उसके बाद ये सेकेंड नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है। ये कौन सा कोऑपरेटिव पॉलिसी है? इससे पहले हम लोगों ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी देखा था, ये है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। कंफ्यूज मत होना, ये जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है ये कोऑपरेटिव्स के लिए हम लोग नए नए पॉलिसी लेकर के आए हैं। कौन लेकर के आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन लेकर के आएगा। तो ये जो कोऑपरेटिव पॉलिसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा आया है। ठीक है, हर 10 साल में ये कोऑपरेटिव पॉलिसी आएगा।
ये अब से हम लोग ये लागू कर रहे हैं कि हर 10 साल में नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आएगा, क्योंकि अभी ही देखो कितना साल बाद नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी आया है। लास्ट आया था 2002 में, अब आया है 2025 में, 23 साल के बाद आया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। लेकिन सरकार चाहता है कि अब ये हर 10 साल में आ जाए। ये जो पॉलिसी आया है इसका 6 पिलर है। ये 6 पिलर का मदद से ही हम लोग कोऑपरेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। 6 पिलर कौन कौन सा है? सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन, फाउंडेशन को पहले स्ट्रॉन्ग करो। प्रमोटिंग वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी को प्रमोट करो। कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रिपेयर करो फॉर फ्यूचर, ठीक है। साथ में यहाँ पर यूथ को भी प्रिपेयर करो फॉर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। नया नया सेक्टर में एक्सपेंड करो, कोऑपरेटिव्स को नया नया सेक्टर में एक्सपेंड करने के लिए कहो। और रीच बढ़ाओ, इंक्लूसिविटी और रीच को बढ़ाओ। तो 6 पिलर्स कौन कौन से हैं? फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, वाइब्रेंसी बढ़ाओ, फ्यूचर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रेडी रखो, यूथ को लेकर के आओ, रीच को बढ़ाओ, इंक्लूसिविटी लेकर के आओ और नया नया सेक्टर के अंदर जाओ। ये 6 पिलर है, याद रखिएगा 6 पिलर को। क्या क्या टारगेट है 2034 तक? पहला टारगेट है कि हम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के अंदर, यानी कि जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, उसको 3 गुना करना है, ठीक है। इसके बाद एक्टिव कोऑपरेटिव मेंबरशिप के अंदर 50 करोड़ लोगों को लेकर के आना है, ठीक है। नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, अभी 8 लाख है, इसको हम लोग को बढ़ा करके 10 लाख कर देना है, 10.8 लाख कर देना है, ठीक है। मतलब करीब करीब 11 लाख कर देना है। हर एक पंचायत में एक कोऑपरेटिव रहना चाहिए, ठीक है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, वो प्राइमरी कोऑपरेटिव भी हो सकता है, कोऑपरेटिव होना चाहिए मिनिमम एक हर एक पंचायत के अंदर। और हर एक तहसील के अंदर 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेज बनाया जाएगा, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखें, इंडिया और यूके ने सेटा साइन किया। सेटा का मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह रहे हैं। तो इंडिया और यूके ने साइन किया है सेटा, जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सेटा का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या हाईलाइट है इसका? तो हम लोग इसके अंदर टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग जो अपना बायलैटरल ट्रेड है ना, उसको दोगुना कर देंगे। अभी $56 बिलियन हम लोग बायलैटरल ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग डबल कर देंगे, $112 बिलियन कर देंगे, ठीक है। 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट को बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि इसको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा यूके के अंदर। इसके साथ साथ हम लोग का जो सर्विस सेक्टर है ना, वो भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि ड्यूटी फ्री हम लोग के पास एक्सेस मिल जाएगा यूके का। इसके बाद वीजा लिबरलाइजेशन हो जाएगा बहुत सारे इंडियन इंजीनियर्स का, आर्किटेक्ट्स का, शेफ्स का, म्यूजिशियंस का। तो हमारे लोग भी यूके में जाकर पैसा कमा पाएंगे। इसके बाद डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी साइन हुआ है, जिसके तहत अगर कोई इंसान 3 साल तक के लिए काम करने के लिए गया है यूके में, तो उसको जो है वहां पर कुछ मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। होता क्या है कि जैसे आप इंडिया में काम कर रहे हैं, तो इंडिया में आपको ईपीएफ में पैसा जमा करना ही पड़ रहा है। अगर आप मान लो कि 2 साल के लिए आप यूके गए, तो यूके में भी ईपीएफ जैसा ही कोई दूसरा आएगा, जैसे यूके आईएससी ऐसे करके एक फंड होता है, वहां पर आपको मैंडेटरी पैसा जमा करना पड़ता है। जैसे इंडिया में आप ईपीएफ करते हैं, वैसे यूके में भी आपको इसी तरह का कोई फंड में पैसा जमा करना पड़ता है मैंडेटरी, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा देगा घुरा के। तो आप तो वापस इंडिया आ जाने वाले हैं, तो आप वहां पर क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? लेकिन वहां पर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, रूल है ऐसा। लेकिन इस रूल से बचने के लिए एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन किया गया है इंडिया और यूके के बीच में। इससे क्या होगा कि अगर आप 3 साल तक के लिए जा रहे हैं यूके, तो आपको ये जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, ये नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलेगा, ये सोशल सिक्योरिटी रिलीफ मिलेगा, तो ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है। इसके बाद इंडिया का जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेड में जो पोजिशनिंग है वो भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इंडिया और यूके के बीच में सेटा साइन हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ठीक है। बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेगा, $112 बिलियन पहुंच जाएगा। इंडियन एक्सपोर्ट जो है उसको बेनिफिट पहुंचेगा, जो इंडियन इंजीनियर है, शेफ्स हैं, म्यूजिशियन है, उनको भी आराम से एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। सोशल सिक्योरिटी रिलीफ भी मिल रहा है इंडियन प्रोफेशनल्स को, ये लोग एग्जाम्प्ट हो जा रहे हैं फ्रॉम सोशल सिक्योरिटी पेमेंट अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। बस अगला न्यूज को देखते हैं। तो एससी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बहुत सारा स्कॉलरशिप स्कीम लेकर के आए हैं, उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, एक एक करके देखते हैं। 4 स्कीम है, ठीक है। कौन कौन सा स्कीम है? पहला है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। अगर कोई एससी स्टूडेंट 9 से 10 क्लास के बीच में है, तो उनको एक स्कॉलरशिप मिलेगा, उसको बोल दिए हम लोग प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। दूसरा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, अगर मान लो कि आप क्लास 10 पास कर गए हैं, तो उसके बाद जो आप स्टूडेंट है, उनको कौन सा स्कॉलरशिप मिलेगा, वो कहलाएगा
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके बाद है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। अगर मान लो कि आप विदेश में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसी स्टूडेंट है, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगा उसको कहेंगे हम लोग नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। और अगर आप मान लो कि ग्रेजुएट है, एसटी ग्रेजुएट, और आप इंडिया का टॉप 265 यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एनआईटीज, एम्स, तो वहां पर जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा उसको बोल दिया हम लोग नेशनल स्कॉलरशिप टॉप क्लास स्कीम। एक एक करके देखते हैं, पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को देखते हैं। तो अगर एस स्टूडेंट है क्लास 9-10 में, ठीक है, तो उसको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगा अगर उसका पेरेंटल इनकम 2.5 लाख पर एनम है या फिर उससे कम है, ठीक है। बेनिफिट क्या मिलेगा? 225 रुपया पर मंथ फॉर डे स्कॉलर्स और 525 रुपया पर मंथ फॉर हॉस्टलर्स, और ये मिलेगा फॉर 10 मंथ इन ईयर, एक साल में 10 मंथ के लिए ही मिलेगा ये। क्यों? क्योंकि स्कूल जो है ना 10 मंथ के लिए ही रहता है, गर्मी छुट्टी हो जाता है तो इसीलिए 10 मंथ तक ही रहता है, तो 10 मंथ का पैसा सरकार देना चाह रहा है। एक्सटी स्टूडेंट जो कि क्लास 9 या 10 में है, जिनका पेरेंटल इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम है। एसटी स्टूडेंट का बात करते हैं जो कि पोस्ट मैट्रिक लेवल में है, उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंदर बेनिफिट पहुंचेगा। पेरेंटल इनकम अगर उनका 2.5 लाख या फिर उससे कम है, बेनिफिट क्या पहुंचेगा? 230 रुपया पर मंथ या फिर 1230 रुपया पर मंथ के बीच में कोई भी अमाउंट मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, ठीक है। दोनों का फंडिंग सेम है, दोनों स्कॉलरशिप का फंडिंग सेम है। 75:25 सेंटर और स्टेट के बीच में फंडिंग है। 90:10 का रेशियो है अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर का केस है। 100% सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा अगर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन का केस है, ठीक। तो फंडिंग सेम है दोनों का, पेरेंटल इनकम भी दोनों का सेम है, ठीक है। बेनिफिट थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज ये दोनों स्कीम आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं बाकी दो स्कीम। एक स्कीम है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, जिसके अंदर अगर एसटी स्टूडेंट्स हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट विदेश में करना चाहते हैं, पीएचडी विदेश में करना चाहते हैं, या फिर पोस्ट डॉक्टरल अब्रॉड करना चाहते हैं, अगर इनका पेरेंटल इनकम 6 लाख या उनसे कम है, तो उस केस में इनको ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट माफ कर दिया जाएगा, मतलब उसका स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर ग्रेजुएट है जो कि टॉप 265 इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं और मेरिटोरियस स्टूडेंट है, एडमिशन भी हो जा रहा है जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एनआईटीज, एम्स, तो उस केस में अगर इनका पेरेंटल इनकम 6 लाख या उनसे कम है, तो उस केस में ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और बुक्स एंड कंप्यूटर अलावेंस, इनका खर्चा सरकार दे देगी, ठीक है। डन। तो ये 4 स्कीम है एसटी स्टूडेंट्स के लिए। डन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने एमओयू साइन कर लिया है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल सके ऑन पैसा, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। तो पैसा पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल जाए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के अंदर, इसीलिए एमओयू साइन कर लिया है गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा ये करेगा क्या? ये पैसा को लेकर के अवेयरनेस फैलाएगा, ठीक है, पार्टिसिपेट करवाएगा, लीडरशिप कैपेसिटी बनवाएगा। यह पैसा क्या होता है? पैसा पैसा करता है, या पैसा क्या होता है? तो पैसा का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। जो भी ग्राम पंचायत का रूल्स रेगुलेशन होता है, ठीक है, उसको आप शेड्यूल्ड एरियाज में लेकर जा रहे हैं। शेड्यूल्ड एरिया ऐसा एरिया होता है जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहता है, तो ट्राइबल कम्युनिटी का कल्चरल आइडेंटिटी होता है, ट्राइबल कम्युनिटी का अपना ट्रेडिशन होता है, अपना रिसोर्सेस होता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो सरकार कह रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटी सुनो, एक काम करो, तुम जिस एरिया में रहते हो वहां पर हम लोग पंचायत का सुविधा लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारा एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बहुत सारा रूल्स तुम लोग खुद मानना, बस सुविधाएं हम थोड़ा पहुंचा दे रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो हम लोग पैसा एक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्राइबल्स को बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग ग्राम सभा जो है ना उसको पावर दे रहे हैं कि तुम लोग अपना मैनेज करो, रिसोर्सेस को, ट्रेडिशन को, गवर्नेंस को तुम लोग ही मैनेज करो, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ। लेकिन कुछ पंचायती रूल्स है जो कि अप्लाइड होगा आप लोगों पे, यानी शेड्यूल एरियाज में, लेकिन फ्रेंडली प्रोटेक्शन के साथ अप्लाइड होगा, ठीक है। जैसे बाकी ग्राम पंचायत में रूल्स अप्लाई होता है वैसे आप पे नहीं होगा, आपको थोड़ा सा लीवे दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो पैसा एक्ट जो है वो बेनिफिट दे रहा है, तो उसके ही अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं। कहां पर? अमरकंटक में, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जहां पर हम लोग अवेयरनेस को फैलाएंगे अबाउट पैसा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्टिसिपेटरी रूल लेकर के आएंगे इन जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर
हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं ग्राम पंचायत का, तो उसमें पार्टिसिपेटरी रोल बने, इसके लिए भी हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। लीडरशिप कैपेसिटी बने, ये जो एरियाज है शेड्यूल्ड एरियाज, वहां पर कुछ एसटी रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होंगे जिनको हम लोग लीडर बनाएंगे। इसके बाद जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है उनका जो भी रीति रिवाज है, कस्टम्स है, ठीक है, हेरिटेज है, उनको हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। साथ में हम लोग उन लोग को एक मटेरियल देंगे, जिन मटेरियल के अंदर शेड्यूल एरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, एजुकेशन होगा और कम्युनिकेशन भी कराया जाएगा। साथ में रिसर्च भी हम लोग कंडक्ट कराएंगे। साथ में जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का पैसा रिसोर्स सेंटर है उसको हम लोग सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इतना सारा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव लेकर के आया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कौन कौन सा है एक एक करके देखते हैं। ऑनलाइन फ्री एजुकेशन मिलेगा, कोचिंग मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि IIT, नीट, जिसका मदद से जो EMRS में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। साथ में स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा जहां पर डिजिटल बोर्ड भी होगा। डिजिटल बोर्ड का सुविधा दे रहा है अर्नेट, ERNET, ठीक है। इसके बाद Amazon फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी लेकर के आएंगे, जिससे क्या होगा कि EMRS में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस का एजुकेशन उनको मिल पाएगा, ठीक है। 400 स्किल लैब को हम लोग सेटअप कर रहे हैं 200 EMRS के अंदर, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर। इसके साथ साथ DTH चैनल है, टीवी चैनल है एकलव्य, जो कि लर्निंग सिखाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराएगा फॉर क्लास 9 to 10, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है CIET और NCERT के द्वारा। इसके बाद अगला एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा आया है। ये रिपोर्ट का टाइटल है टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक इसके अंदर ये बताया है कि इंडिया के अंदर जो सिटीज है वो किस तरह से रेजिलिएंट बन सकता है और प्रॉस्पेरस बन सकता है। तो पहले यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने कुछ प्रॉब्लम बताया है और उस प्रॉब्लम के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी बताया है। तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है, टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पेरस सिटीज इन इंडिया, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया है इन पार्टनरशिप विद महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसमें बताया गया है कि अर्जेंट एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट का जरूरत है इन इंडिया सिटीज टू मेक देम क्लाइमेट रेजिलिएंट। कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर बताया गया है, क्या क्या हाइलाइट्स है। पहले बताया गया कि इंडिया में अर्बन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इंडिया का अर्बन पॉपुलेशन जो है वो डबल होने वाला है 2050 तक। 2050 तक 951 मिलियन हो जाएगा अर्बन पॉपुलेशन और 2070 तक 1.1 बिलियन हो जाएगा। अगर देखा जाए 2022 से लेकर के 2070 तक तो इंडिया को 144 मिलियन न्यू अर्बन ड्वेलिंग यूनिट्स का जरूरत पड़ेगा, यानी नया नया घर का जरूरत पड़ेगा, अर्बन घर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। दो रिस्क भी अराइज हो रहा है इसकी वजह से, जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है दो रिस्क भी अराइज हो रहा है। एक है क्लाइमेट रिस्क, फ्लड बहुत बढ़ेगा और एक्सट्रीम हीट भी बहुत बढ़ेगा। हीट रिलेटेड डेथ भी बहुत होगा, डबल हो जाएगा इनफैक्ट 2050 तक। 2050 तक हीट रिलेटेड डेथ जो है वो डबल हो जाएगा। 10 से लेकर के 20% जो है अगर रोड इनंडेशन होगा तो 50% से ज्यादा ट्रांसपोर्ट खराब हो जाएगा। अगर मान लो कि रोड जो है वो 10 से 20% भरेगा तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट खराब हो जाएगा, 50% ट्रांसपोर्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। अर्बन वेस्ट भी बढ़ेगा, सॉलिड वेस्ट जनरेशन जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि 285 मिलियन टन हो जाएगा बाय 2035 और 415 मिलियन टन हो जाएगा बाय 2050। इससे मालूम चल रहा है कि क्लाइमेट पे रिस्क है, अर्बन वेस्ट भी बढ़ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया को 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 2070 तक 10.9 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा करना पड़ेगा और नया नया फाइनेंसिंग सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि कार्बन मार्केट, उसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, एडेप्टेशन फंड, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक। तो ये रिपोर्ट भी हो गया। इसके बाद इंडिया ने तीसरा वियना रिपोर्ट सबमिट किया है HLPF को। देखो क्या होता है कि जो SDG है हमारा, SDG 2030 है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिस गोल्स को हर एक देश को पूरा करना है। तो SDG जो है 2015 में आया था। 2015 से लेकर के 2030 तक हम लोगों ने 17 ऐसा गोल बनाया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम लोग को पूरा करना है। तो ये तो 15 सालों में होने वाला है, हर साल में कुछ रिव्यू करना पड़ेगा। तो हर देश को ये कहा गया है कि देखो बाकी देशवासियों, जरूरी तो नहीं है, मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन 15 सालों में तुम 2 बार एक बार रिव्यू कर दोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब कि 2 बार एक बार रिव्यू कर देना कि तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। एसडीजी के लिए एसडीजी सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिर्फ 2 बार बता देना। ऐसा कौन बोल रहा है, UN बोल रहा है।
कि 2 बार बता देना। तो किसको बताएंगे? तो बताने के लिए एक आदमी को रखा गया है, सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया है जिसका नाम है HLPF, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ठीक है, तो इंडिया ने 3 बार इसको सबमिट कर दिया है रिपोर्ट, ये जो रिव्यू है, ये जो रिव्यू हम लोग को देना है 2 बार, इस रिव्यू का नाम है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। वॉलंटरी का मतलब कि वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है, नेशनल यानी कि नेशन का है, और रिव्यू दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जो VNR होता है ये और कुछ नहीं है, ये एक रिव्यू है जो कि हम लोग HDG को लेकर के क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसके बारे में देते हैं। किसको देते हैं? HLPV को। HLPV क्या है? ये एक फोरम है जो कि रिव्यू करता है कि किस तरीके से हम लोग 2030 का जो HDG है उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो VNR का फुल फॉर्म है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग प्रेजेंट करता है एट HLPF, मतलब कि हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ये एक प्रोग्रेस रिव्यू है फॉर HDG 2030। ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि नाम में ही है वॉलंटरी, तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन UN रिकमेंड करता है कि मिनिमम 2 VNR आप दे दो ड्यूरिंग 2015 से 30। इंडिया ने 3 दे दिया है, पहला दिया था 2017 में, दूसरा दिया था 2020 में, और तीसरा दिया है 2025 में। HLPF क्या है? एक UN प्लेटफॉर्म है जो कि HDG रिव्यू करता है। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था एट रियो 20 इन 2012। ठीक है, ये 8 दिन के लिए हर साल मिलता है। इस मीटिंग को बुलाता है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है UN का। 2025 में जो ये लोग मिला है, इसमें इन लोगों ने थीम रखा है एडवांसिंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव साइंसेज एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन फॉर 2030 एजेंडा एंड इट्स HDGs फॉर लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो इस बार VNR जो इंडिया डाला है, मतलब सबमिट किया है, उसमें पॉवर्टी रिडक्शन के लिए कहा है कि हम लोग जो है 248 मिलियन पीपल को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर कर दिए हैं। साथ में इनोवेशन एंड ग्रोथ के अंदर इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इनोवेटर है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, इसके बाद फूड सिक्योरिटी के लिए हम लोग PM गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान और आयुष्मान भारत चला रहे हैं, क्लीन एनर्जी के लिए हम लोग PM कुसुम, PM सूर्य घर योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग PM गति शक्ति, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक, इसके बाद है बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस स्कीम को समझो। बॉन्डेड लेबर का मतलब होता है कि ऐसा लेबर जो कि फंस गया है, बंद गया है, वो निकल नहीं पा रहा है। हो सकता है कि कोई ऐसा ढाबा में एक आदमी काम कर रहा हो जो कि वहां से निकल नहीं पा रहा हो क्योंकि उन्होंने लोन लिया होगा, लोन चुकता नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो मॉडर्न स्लेवरी या फिर डेट मैनिपुलेशन की वजह से बहुत सारा बॉन्डेड लेबर बन जाता है। या फिर उसको भी छोड़ो, रेड लाइट एरियाज में बहुत सारी महिलाएं जाके फंस जाती हैं। ठीक है, अनाथ बच्चे फंस जाते हैं, तो वो लोग बॉन्डेड लेबर है। तो हम लोग चाहते हैं कि बॉन्डेड लेबर जो है वो लोग बच जाए। ठीक है, उनको रेस्क्यू कर लिया जाए और मजा आएगा, फिर रेस्क्यू हो जाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा, है ना। तो ये स्कीम जो है वो बहुत पहले आया था, 1978 में ही ये स्कीम लॉन्च हुआ था। लेकिन ये स्कीम इसलिए लॉन्च में है, मतलब न्यूज में है, क्योंकि ये जो स्कीम है इसका जिक्र हो रहा था PIB के अंदर। ठीक है, चलो देख लेते हैं बॉन्डेड लेबर्स को हम लोग किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू या तो वो सेल्फ कंप्लेन करेगा तो रेस्क्यू हो जाएगा, या फिर अगर हम लोग सरप्राइज इंस्पेक्शन किए हैं तो वहां से हम लोग बचा सकते हैं, या फिर अगर कोई NGO ये काम कर रहा है तो भी वो बच सकता है। तो अगर जब रेस्क्यू हो गया तो खतरा है कि वो वापस से फिर से फंस सकता है। जब भी रेस्क्यू होता है ना तो इमीडिएटली उसको 30,000 रुपया दे देते हैं ताकि वो वापस से वहां ना जाए जहां पर वहां फंसा था। और 30,000 रुपया आएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा उसको, वो थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा। 30,000 रुपया उसको दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड से दिया जाएगा। ठीक है, तो BLRF से दिया जाएगा उसको 30,000 रुपया। इसके बाद उसको एक कार्ड मिलेगा। ठीक है, रेस्क्यू कार्ड। ठीक है, जैसे रेस्क्यू कार्ड उसको मिल गया तो उसके बाद उसको अगर मेल अडल्ट है तो 1 लाख रुपया मिलेगा, अगर ऑर्फन चाइल्ड है या फिर रेस्क्यूड चाइल्ड है या फिर वुमेन है, इस केस में 2 लाख रुपया मिलेगा उसको। अगर एक्सट्रीम केस है जैसे कि कोई वुमेन है, वो ब्रोथल से लेकर के आए हैं उनको, या फिर मान लो कि कोई रेड लाइट एरिया से लेकर के आए हैं, मतलब तो उनको 3 लाख रुपया करके मिलेगा। ठीक है, ये जो स्कीम है मतलब फंड है, बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन फंड, जहां से हम लोग इमीडिएटली 30,000 रुपया दे रहे हैं, ये DM देता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्रिएट किया जाता है ये फंड। ये फंड में परमानेंट कॉर्पस 10 लाख पर डिस्ट्रिक्ट होता है। अगर मान लो पैसा खत्म हो गया तो जो DM है वो वापस से रिक्वेस्ट करेगा, पैसा आ जाएगा।
इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर इमीडिएट असिस्टेंट अप टू 30,000, ठीक है। अप टू 30,000 हम लोग यहाँ पर देते हैं, मतलब पूरा 30,000 नहीं, अप टू 30,000, ठीक है, समझ लेना। ओके, ये स्कीम जो है 2016 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम बन गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025-26 तक, ठीक है। इसके बाद सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट के लिए 4.5 लाख रुपया दिया जाएगा हर 3 साल में। इवेल्युटरी स्टडीज के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैक्सिमम 3 स्टडीज आप करा सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम 5 स्टडीज आप करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अवेयरनेस जनरेशन के लिए आपको 10 लाख रुपया मिलता है पर स्टेट पर ईयर, ठीक है। चलो, ये बहुत अच्छा स्कीम है। आगे बढ़ते हैं। एक नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल चालू हुआ है एमएसएमई के लिए, ठीक है। ऐसे क्या होता है, एमएसएमई जब लोन लेने के लिए जाता है तो उसको बहुत देरी लग जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, बैंक बोलता है कि आपका लोन प्रोसेसिंग हो गया है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं हम लोग। तो जो बैंक होता है वो दूसरा एजेंट से असेसमेंट करवाता है कि जो एमएसएमई है ये लोन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, रिपे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इस केस में क्या होता है, एमएसएमई को लोन बहुत देरी से मिलता है, और सरकार चाहती है कि एमएसएमई को जल्दी लोन मिले, क्योंकि अगर जल्दी लोन मिलेगा तभी तो अपना काम स्टार्ट कर पाएगा, और काम अगर वो स्टार्ट करेगा तभी तो वो ग्रो कर पाएगा, ठीक है। और एमएसएमई अगर ग्रो करेगा तभी इंडिया ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि क्रेडिट असेसमेंट मॉडल एमएसएमई के लिए एक सेपरेट बने। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या कर रहा है, इन्होंने लॉन्च किया है न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। इसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ये इन हाउस कैपेबिलिटी बनाएगा टू एसेस एमएसएमईज फॉर क्रेडिट। एमएसएमई का क्रेडिट को एसेस करने के लिए इन हाउस में ही, यानी कि बैंक के अंदर ही एक मॉडल बनेगा, एक सॉफ्टवेयर बनेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक दिन के अंदर अंदर ये पता कर लेगा कि एमएसएमई को लोन देना है या नहीं देना है, पूरा क्रेडिट असेसमेंट कर लेगा। कैसे करेगा ये मॉडल, मॉडल के अंदर है ना, जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसका मेल वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके बाद पैन ऑथेंटिकेशन वो कर लेगा एनएसडीएल से, ठीक है। जब पैन ऑथेंटिकेशन हो गया, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो मालूम चल गया, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर से जीएसटी डेटा भी ले लेगा, तो जीएसटी भर रहा है कि नहीं भर रहा है वो भी मालूम चल जाएगा। बैंक स्टेटमेंट ले लेगा अकाउंट एग्रीगेटर का मदद से, यानी कि जो गूगल पे होता है और यूपीआई यूज कर रहा होता है वहां से बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा। आईटीआर से आईटीआर अपलोड हम लोग ले लेंगे, और सीआईसी डेटा ले लेगा, और सारे डेटा को एनालाइज करके बता देगा कि लोन देना है कि नहीं देना है। तो जो लोन प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत घट जाएगा और एक दिन हो जाएगा, अप टू 1 डे रह जाएगा। तो बहुत बड़ा ये काम है। इसके बाद अगला है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025। ये जो समागम हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 5 साल बीत गया है, और इसी समागम के अंदर बहुत सारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, कुछ इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और कुछ लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुआ है। एक एक करके हम लोग तीनों चीज देखेंगे। स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन लिटरेसी जो डिपार्टमेंट है ये स्कूल बच्चों के लिए कुछ काम करेगा। तो क्या क्या काम किया है देखते हैं। सबसे पहले तारा ऐप। ये जो तारा ऐप है इसका फुल फॉर्म है टीचर्स असिस्टेंट फॉर रीडिंग असेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इस ऐप के अंदर क्या होता है कि आप बच्चों को बोलते हो कि ये पैराग्राफ रीड करो, तो पैराग्राफ रीड करता है। वो पैराग्राफ जब वो रीड करता है ना, तो ऐप जो है ना उसका वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है। ऐप जब उसका वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है तो फिर उसको एनालाइज करता है और बताता है कि कहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, और आउट ऑफ 10 रेटिंग भी देता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि बच्चे का रीडिंग असेसमेंट आसानी से हो जाता है, टीचर का ये हेल्प कर जाता है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म है टीचर्स असिस्टेंट फॉर रीडिंग असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग है। इसके अंदर हम लोग रेटिंग देते हैं विद्यालय को, हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं, स्कूल्स को रेटिंग देते हैं, 5 स्टार रेटिंग देते हैं। ये जो रेटिंग सिस्टम है ये किस पे बेस्ड है, 60 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है। 6 कैटेगरीज के अंदर, 6 कैटेगरीज में हम लोग चेक करते हैं 60 इंडिकेटर, फिर हम लोग 5 स्टार रेटिंग देते हैं। ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सा है, वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग, सोप, इसके बाद फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स, इसके बाद न्यू मिशन लाइफ एक्टिविटीज, ठीक। इसके बाद ये जो स्कूल्स है ना, इन लोग को 5 स्टार रेटिंग देगा, लेकिन कुछ अवार्ड भी मिलेगा, कुछ स्कूल को अवार्ड भी मिलेगा। तो 2 कैटेगरी में हम लोग अवार्ड को बांटे हैं। कैटेगरी 1 का मतलब होता है बड़े बड़ा स्कूल जिसके पास बहुत सारे रिसोर्स है। कैटेगरी 2 में हम लोग बांटे हैं छोटा स्कूल जिसके पास कम रिसोर्स है। तो रूरल एरियाज में हम लोग 3 कैटेगरी 1 स्कूल,
और 3 कैटेगरी 2 स्कूल को नॉमिनेट करेंगे फॉर अवार्ड, और अर्बन एरिया में एक अर्बन एरिया कैटेगरी 1 और एक अर्बन एरिया कैटेगरी 2 स्कूल्स को नॉमिनेट करेंगे फॉर अवार्ड। ठीक है, इसके साथ साथ करियर एडवाइजर ऐप भी चालू हुआ है, जिसके तहत करियर को लेकर के एडवाइस दिया जाएगा बच्चों को। ठीक है, डन। इसके बाद देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने हायर एजुकेशन के लिए क्या किया। सबसे पहला भारत सागर ऐप लॉन्च किया। ये जो भारत सागर ऐप है ना, इसके अंदर आप भारत में जो 22 लैंग्वेज है उसको आप सीख सकते हैं बिना हिंदी का हेल्प लिए, सॉरी बिना इंग्लिश का हेल्प लिए। तो बिना इंग्लिश के आप 22 शेड्यूल लैंग्वेज को सीख सकते हैं भाषा सागर ऐप के द्वारा। इसके बाद आप लैंग्वेज को सीख लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम जो मलयालम है, उसके बाद तेलुगु है, तमिल है, ये सब सीख लिए हैं, हमको इसका अवार्ड चाहिए, उसका सर्टिफिकेट चाहिए कि हम सीख लिए हैं। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है, वेब बेस्ड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल टेस्ट होगा, यानी कि LSRW स्किल टेस्ट होगा। LSRW मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसके बाद एक कोश पोर्टल लॉन्च हुआ है, कोश श्री पोर्टल। कोश का मतलब होता है कि क्या उसको बोलते हैं, डिक्शनरी, शब्द कोश है ना। तो कोश का मतलब होता है डिक्शनरी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कोश का मतलब होता है कि आप जमा करके रख रहे हैं। तो कोश श्री पोर्टल, श्री का मतलब है साइंस एंड हेरिटेज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पोर्टल के अंदर 35 वॉल्यूम्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिक संस्कृत को डिजिटलाइज किए हैं। मतलब संस्कृत का बहुत किताब होगा, बहुत बढ़िया बढ़िया किताब होगा, जिसमें बहुत सारा इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग डिजिटल कर दिए हैं। ठीक है, इस पोर्टल के अंदर, कोशश्री पोर्टल के अंदर। इसके बाद एक वाइब पोर्टल है। वाइब पोर्टल का मतलब होता है, ये जो वाइब पोर्टल है एक पर्सनल AI ट्यूटर है, जो कि आपको कंफ्यूजन दूर करेगा, आपको पढ़ा भी देगा। ठीक है, इसके बाद कुछ सिलेबस भी अपडेट किया गया है IIT BHU में और IIT दिल्ली में। इसके बाद NATS के अंदर, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर एक AI अप्रेंटिसशिप भी चालू हुआ है, जिसके अंदर AI को लेकर के आपको शिक्षित किया जाएगा इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। साथ में आपको मिनिमम कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 9,000 रुपया पर मंथ, और अगर डिप्लोमा होल्डर है तो 8,000 रुपया पर मंथ। ये जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है, इसके लिए टोटल सपोर्ट कितना बनाया गया है, 500 करोड़ का। तो 500 करोड़ टोटल सपोर्ट है, जिसके वजह से मिनिमम स्टाइपेंड मिल पाएगा। ठीक है, इसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट भी साइन हुआ है इस समागम के अंदर, जिसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में अपना कैंपस खोलने के लिए इंटेंट दिया है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी नोएडा में खोलेगा, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी नोएडा में खोलेगा, लाट्रोबे यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में खोलेगा, और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल UK का ये मुंबई में खोलेगा अपना यूनिवर्सिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूव हो गया है, जिसके अंदर NCDC जो है उसको ग्रांट मिलेगा। ये NCDC क्या है, ये NCDC क्या है, NCDC समझने से पहले एक लाइक दे दो दोस्त। ठीक है, देखो NCDC क्या है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कोऑपरेटिव्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जो कोऑपरेटिव्स है हमारे नेशनल में, नेशन में, उसको डेवलप करने के लिए एक कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी NCDC। ये क्या करेगा, ये सिर्फ काम करता है कि कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट हो जाए, और अभी कोऑपरेटिव्स का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, और इनको पैसा का जरूरत था, तो सरकार ने इसको पैसा दे दिया। ठीक है, सरकार ने 2,000 करोड़ रुपया ग्रांट दिया है 4 सालों के लिए। ठीक है, हर साल इनको 500 करोड़ रुपया मिलेगा। अब ये NCDC क्या करेंगे, NCDC इस 2,000 करोड़ को गारंटी में यूज करके, मतलब कि इसको एज ए गारंटी यूज करके 20,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठाएंगे। मार्केट से उठाएगा ये कंपनी, मतलब ये कॉर्पोरेशन मार्केट से जब 20,000 करोड़ रुपया उठाएगा, तो फिर लेंड करेगा कोऑपरेटिव्स को, ताकि कोऑपरेटिव्स जो है वो ग्रो करें। अभी जो है ना, कोऑपरेटिव्स को कैपिटल का, फंड का लैक हो गया है, मतलब उसको जरूरत है, तो उसको देने के लिए ही नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पैसा लिया है सरकार से, ग्रांट लिया है 2,000 करोड़ का, जो कि गारंटी को यूज करके 20,000 करोड़ रुपया मार्केट से उठाएगा और कोऑपरेटिव्स को लेंड करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद है PM किसान संपदा योजना। देखो ये क्या है, इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको हम लोग और एफिशिएंट बना दें। इसमें हम लोग चाहते हैं कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो विद एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट। देखो अभी क्या होता है, किसान अपना फसल उगाता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करने से
जब तक रिटेल मार्केट में जाएगा, तो इस बीच में जो सप्लाई चेन है ना, इसमें बहुत देरी लगता है। ये बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो देरी लगेगा, तो जो सामान है वो फ्रेश नहीं रहेगा। अगर फ्रेश नहीं रहेगा तो प्रॉपर अमाउंट पैसा कमा नहीं पाएगा फार्मर। तो इस योजना के तहत हम लोग ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसको हम लोग एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं, ताकि जो फार्म गेट से प्रोडक्शन है वो रिटेल आउटलेट तक बहुत आसानी से पहुंच जाए और कम दाम में पहुंच जाए, कॉस्ट भी कम लगे और फ्रेश आइटम पहुंचे मार्केट तक, तो अच्छा दाम मिलेगा। ये जो योजना है ये 2017 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। टोटल आउटले रखा गया था 4600। न्यूज ये है कि अभी 1920 करोड़ से इसका आउटले बढ़ाया गया है, तो इसका टोटल आउटले बन गया है 6520 करोड़, ठीक है। अभी जो ये 1920 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है, ये क्यों बढ़ाया गया है? इस स्कीम के अंदर 6 सब स्कीम है, ठीक है। एक है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सब स्कीम है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सब स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, चौथा सब स्कीम है क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज, पांचवा सब स्कीम है HR एंड इंस्टीट्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और छठा सब स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन। तो पहला जो सब स्कीम है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर हम लोग 50 फूड इरेडिएशन यूनिट खोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो सब स्कीम है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर हम लोग 100 फूड टेस्टिंग लैब बना रहे हैं। तो इन दोनों के लिए हम लोग 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, और बाकी जो 4 स्कीम है, ये चारों स्कीम के लिए 920 करोड़ रुपए एलोकेट किए, ठीक है। ये है न्यूज। डन, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज को देखते हैं। अगला क्या न्यूज है? SMAM के अंदर आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है। SMAM का मतलब क्या होता है? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। 2014-15 में एक स्कीम आया था, जिसके अंदर हम लोग क्या चाहते थे कि एग्रीकल्चर में यानी फार्मर्स को मशीन मिले, और मशीन का इस्तेमाल हो जब एग्रीकल्चर में फसल उग रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो फार्मिंग है वो स्मार्ट हो पाएगा, एक्यूरेट हो पाएगा। तो इसी स्कीम के अंदर हम लोग ड्रोन का भी सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। तो किसान ड्रोन स्कीम आया है 2022 में। इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि देखो, ड्रोन भी खरीदो और ड्रोन का भी इस्तेमाल करो एग्रीकल्चर के अंदर। इससे क्या होगा, फार्मिंग स्मार्ट हो पाएगा, फार्मिंग एक्यूरेट हो पाएगा, और फार्मिंग जो है वो मॉडर्न हो पाएगा। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रहा है ड्रोन खरीदने के लिए, क्योंकि ड्रोन जो है वो महंगा होता है, 9 से 10 लाख का होता है एक ड्रोन। तो ड्रोन को सस्ता में खरीदा जा सके, इसीलिए सब्सिडी दे रहा है सरकार, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि ICAR, ठीक है, किसान विकास केंद्र, स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन, इनको 100% सब्सिडी मिल रहा है अप टू 10 लाख पर ड्रोन, ठीक है। यानी कि 100% सब्सिडी देंगे, लेकिन मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक ही देंगे एक ड्रोन में। FPOs को यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 75% सब्सिडी मिल रहा है फॉर डेमो पर्पस अप टू 7.5 लाख ड्रोन पर ड्रोन। कस्टम हायरिंग सेंटर अगर है तो उसको 40% सब्सिडी मिल रहा है अप टू 4 लाख पर ड्रोन। अगर कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है जो कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहता है, तो उसको 50% सब्सिडी दे रहे हैं अप टू 5 लाख पर ड्रोन। अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर है और वो SC ST वुमेन नॉन रेजिडेंट फार्मर है या फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो उसको 50% सब्सिडी देंगे अप टू 5 लाख पर ड्रोन। और कोई अदर इंडिविजुअल फार्मर है तो उस केस में 40% सब्सिडी देंगे अप टू 4 लाख। डन। चलो, इसके बाद आखिरी न्यूज है रिक्लेम फ्रेमवर्क। ये जो फ्रेमवर्क है ये बनाया जा रहा है ताकि जो भी माइंस है वहां पर अगल बगल में जो कम्युनिटीज रहते हैं वो अच्छे से रह पाए। क्योंकि अगर मान लो कि कोई माइन है, कोल माइन है, वो माइन अगर मान लो कि बंद हो गया, ठीक है, या वो धंस गया, तो अगल बगल के जो कम्युनिटी रहते थे वो लोग फंस जाते हैं, उन लोग के पास कोई काम धंधा नहीं रहता है। तो उनके लिए हम लोग ये फ्रेमवर्क लेकर के आए हैं, ठीक है। तो इट इज अ फ्रेमवर्क टू हेल्प कम्युनिटीज नियर माइंस आफ्टर माइन शटडाउन टू रीस्टोर द एनवायरमेंट टू प्रोवाइड न्यू लाइवलीहुड फॉर अफेक्टेड पीपल, ठीक है। तो रिक्लेम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म देखो आप। R से होता है रीच आउट। सबसे पहले जो लोकल कम्युनिटी है उससे उसको रीच आउट करो, अंडरस्टैंड करो, कम्युनिटी को समझो, क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरत है, उसको समझो। तो R से हो गया रीच आउट। रीच आउट कर लिया आपने तो एनविजन करो, यानी कि डिफाइन करो कि आप उन लोग के लिए फ्यूचर में करोगे क्या। को डिजाइन करो, जो भी आप डिजाइन बना रहे हो को डिजाइन करो, यानी कि उनके साथ मिल करके डिजाइनिंग करो। वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ प्लान थ्रू ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके बाद L से आता है लोकलाइज। जो भी प्लान आपने अडॉप्ट किया है
उसको मॉडिफाई आपको करना है तो ग्राउंड रियलिटीज के साथ ही करो, ठीक है। तो लोकलाइज करो उस प्लान को। इसके बाद एक्ट करो, एक्शन लो, और एक्शन में भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद आई से इंटीग्रेट करो, सिस्टम को इंटीग्रेट करो लोकल गवर्नमेंट के साथ या फिर लोकल इंस्टीट्यूशन के साथ, और लास्ट में फिर मेंटेन करो, ठीक है। तो ये था रिक्लेम फ्रेमवर्क। अब कुछ शॉर्ट न्यूज है जिसको आपको करना जरूरी है, मैं करा देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। 4,000 रुपया इंसेंटिव मिलेगा अगर कोई नेचुरल फार्मिंग करता है, ठीक है। तो अंडर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग इंसेंटिव मिलेगा 4,000 पर एकड़ पर ईयर पर फार्मर को, ठीक है, लेकिन अप टू 1 एकड़ ही मिलेगा फॉर 2 ईयर्स। इसके बाद 2025 को यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जा रहा है। थीम क्या रखा गया है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। इसके बाद टीम स्कीम एमएसएमई के लिए आ रहा है। ये जो टीम स्कीम है ये क्या करेगा? एमएसएमई को ओएनडीसी को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। टीम स्कीम का फुल फॉर्म है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, ठीक है। इसके बाद प्रीप स्कीम है। प्रीप स्कीम का मतलब होता है कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर है वहां पर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए एक स्कीम लेकर के आए हैं, उसका ही नाम है प्रीप स्कीम। फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडिकल सेक्टर, ठीक है। 5,000 करोड़ का आउटले इसमें रखा गया है। इसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस के लिए हम लोग 2 ऐप लॉन्च किए। एक है आईडे ऐप, AIDE ऐप। इसके अंदर हम लोग फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इनरोलमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इनरोलमेंट के लिए ऐप बनाया है, उसका नाम है आईडे ऐप। इसके बाद एक क्रॉपिक ऐप भी लॉन्च किए हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हम लोग क्रॉप का इंश्योरेंस किए हैं उसको हम लोग रेगुलर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे, तो इसीलिए फोटो खींचेंगे। तो क्रॉपिक ऐप क्या करेगा? फोटो खींचेगा ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके, ठीक है। इसके बाद इनकम टैक्स मैस्कॉट लॉन्च हुआ है, मधुकर इसका नाम है। इसके बाद सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिसके अंदर 76,000 करोड़ रुपया इंडिया खर्च कर रहा है ताकि सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में कंपनीज को हेल्प किया जा सके, ठीक है। इंडिया में सर्वम AI को सेलेक्ट किया गया है ताकि इंडिया का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन सके, इसका इकोसिस्टम डेवलप हो सके। इसके बाद आखिरी न्यूज है कि समुद्र प्रचेत, ये सेकेंड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा बनाया गया है। ये गोवा में लॉन्च हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां पर और न्यूज है, सॉरी और न्यूज है। इंडो फ्रेंच सैटेलाइट कोलैबोरेशन हुआ है। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के एक तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च किया है। तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है। इसके बाद एक भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रिजोल्यूशन फोरकास्टिंग बन गया है, जो कि 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन में वेदर को फोरकास्ट कर सकता है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इसका नाम। इसके बाद सक्षम निवेशक एक कैंपेन है जो कि IEPF अथॉरिटी लॉन्च किया है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने लॉन्च किया है। इसमें ये अवेयरनेस फैला रहा है ऑन अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है। इसके बाद डैम सेफ्टी के लिए एक स्कीम आया है जिसका नाम है ड्रिप स्कीम। ड्रिप का फुल फॉर्म है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि किसके द्वारा रन किया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रन किया जाएगा। इसमें सपोर्ट मिल रहा है, इस स्कीम के अंदर सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, टू इंप्रूव डैम सेफ्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद रामसर COP15 जिम्बाब्वे में हो रहा है, ठीक है। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक रिजोल्यूशन टाइटल प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद कुछ MOU है, उसको आप देख लो, ठीक है। कुछ MOU है, इनमें से कुछ MOU इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। जैसे AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ ताकि KYC वेरिफिकेशन आसान हो सके फॉर म्यूचुअल फंड फोलियोज, ठीक है। इसके बाद नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इन्होंने अवंती फेलोज के साथ MOU साइन किया है ताकि IIT JEE और नीट का कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके फॉर EMRS स्टूडेंट, ठीक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो MOU साइन किया है कर्मयोगी भारत के साथ और कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के साथ ताकि ये टेक ड्रिवन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इकोसिस्टम को बूस्ट कर सके, इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो MOU साइन किया है NPCI के साथ ताकि इनवर्ड रेमिटेंसेस जो है वो बूस्ट हो सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको करा दिया। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अभी तो एक हाइप का ऑप्शन आ गया है,
अगर आप मुझे हाइप दे सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जानते हो कि मेरा बहुत मेहनत लगता है, एक न्यूज़ में मुझे 45 मिनट्स लगता है, तो आपका 1 सेकंड का लाइक मेरा वो जितना मेहनत है ना सब सफल कर देगा। तो आप एक लाइक ज़रूर करो, जिससे मेरा वीडियो को एक लार्जर ऑडियंस मिलेगा। आप मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट करो दोस्त, मैं आपका कमेंट का दिन-रात इंतज़ार करते रहता हूँ। अच्छा-अच्छा कमेंट जो है मेरा दिल खुश कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट आप ज़रूर करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।